हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ डील कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जहां पर हर चैप्टर का क्विक रिवीजन करने के बाद हम करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं, मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं, सब्जेक्ट वाइज बुक्स जो हैं, उसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज ओलंपियाड और एनटीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहां पर कुछ चैप्टर्स के वीडियोस पढ़ने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, कोई फीस नहीं देनी पड़ती और आप अपने सिलेबस की पढ़ाई बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं। इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने आपके 11th क्लास के बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स को किया कंप्लीट विद देयर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द 4th चैप्टर, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। राइट, इस चैप्टर के लिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के लिए हम करेंगे क्विक रिवीजन, लेकिन कोई कंसेप्ट हम छोड़ने वाले नहीं है, सारी चीजों को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको एनिमल किंगडम के बारे में बता करके और फिर कीवर्ड स्टार्ट करूंगी। एनिमल किंगडम जो है, ये हमने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी कि ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे होते थे, कैसे कैसे उन्हें क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने जो सर आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने अलग अलग क्लासिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा क्लासिफाई करना क्यों जरूरी था और कैसे क्या क्राइटेरिया के थ्रू उन ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया। इतना करने के बाद हमने प्लांट किंगडम तक की सारी कहानी प्रीवियस चैप्टर में करी कंप्लीट। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एनिमल किंगडम, which includes all the animals present in the world। दुनिया में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं, छोटे से लेके बड़े तक, प्रिमिटिव बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म से लेके जितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, सबके बारे में। राइट, तो एनिमल्स जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, एनिमल्स बेसिकली होते हैं मल्टी सेल्यूलर। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ये तो एक सिंपल सी चीज है जो आपको कोई और 9th क्लास का बच्चा भी बता देगा, क्योंकि बायोडायवर्सिटी 9th क्लास में उसने भी पढ़ा है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये जो चैप्टर है ये आपको कंसेप्ट देगा कि हमारी बॉडी कैसे बनी, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स जो होते हैं, उनकी बॉडी किस किस टाइप की होती है, क्यों होती है, क्या डिजाइन होता है, कौन सी चीजें हैं जिसने टिश्यू बना दिए, ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। वो सारा क्राइटेरिया हम यहां पढ़ने वाले हैं और हर एक फीचर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये यहां डिस्कस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है और ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको ये इतने डिटेल में एनिमल किंगडम पढ़ाया जाएगा। कॉलेज में जाने के बाद आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, कॉलेज में जाने के बाद आपको ये बेसिक चीजें, बॉडी प्लान क्या होता है, पोइकिलोथर्म क्या होता है, होम्योथर्म क्या होता है, सिमेट्री बॉडी की कैसी होती है, ये सब चीजें कोई नहीं बताने वाला। तो आपका कंसेप्ट जो बनेगा वो यहां से बनेगा। और 2 एस्पेक्ट से ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एनिमल किंगडम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और जब हमारे रिटन एग्जाम्स होंगे स्कूल में तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां वाला जो क्राइटेरिया है ये बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं हूं आपके साथ, मैं आपको वो चीजें बहुत इजीली समझाऊंगी। और हर बार की तरह सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी कीवर्ड्स के साथ। कीवर्ड्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हम चैप्टर में जो जो वर्ड्स यूज करने वाले हैं वो वर्ड्स एक्चुअली में हैं क्या। राइट, तो हम इन कीवर्ड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला कीवर्ड जो हमारे सामने है दैट इज पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म, अब थर्म का मतलब क्या है, थर्म का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, कौन से एनिमल्स होंगे, रादर ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, फ्लक्चुएट होता रहता है। किस रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएट होगा, किस वजह से चेंज होगा, आसपास का एनवायरनमेंट जो है उसमें टेम्परेचर चेंज होने से इनका बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता है, इनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो इनको हम कहते हैं दैट दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, आर कॉल्ड पोइकिलोथर्म्स। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। जितना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होगा
ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी साइड ले जाएंगे, वार्म टेम्परेचर होगा तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी साइड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनका कुछ खुद का कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, जैसा बाहर का एनवायरनमेंट वैसा ये हो जाते हैं। सेकेंड जो कीवर्ड है दैट इज होम्योथर्म्स। Again, homeotherm. Therm is again for temperature. So therm is again for temperature, and this says those animals who have constant body temperature are called homeotherms. They are warm-blooded animal. इनका temperature body का constant रहता है, irrespective of कि आसपास के environment में temperature कैसा है। ठंडा हो टेम्परेचर या टेम्परेचर वार्म हो, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला विथ एनी अदर थिंग हैपनिंग अराउंड। नेक्स्ट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जो है वो क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जब बोथ दी सेक्सेस, द मेल सेक्स एंड द फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट इन वन बॉडी। एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब मेल और फीमेल सेक्स दोनों एक साथ, सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। उनको हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होता है, वहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही इंडिविजुअल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। When these sexes are not separate, जब sexes separate नहीं है, when both male and female sex organ are present in the same individual, that is called as hermaphrodite. Next हम move करेंगे next कीवर्ड की तरफ, जिसका मतलब है जो कि क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, बायो इज फॉर लाइफ, लिविंग, राइट, एंड ल्यूमिनेसेंस इज फॉर लाइट। लाइट को ल्यूमिनेसेंस के नाम से बोला जाता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कुछ लाइट एमिट हो रही है। जुगनू सबने सुना होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर, कई सारे हिंदी सॉन्ग्स में भी प्रेजेंट है, सुना है ना। तो वो जो है वो क्या करता है, रात में उसमें बायोल्यूमिनेसेंस का कैरेक्टर है, इसकी वजह से वो हमें चमकता हुआ दिखता है। बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, ये लाइट को एमिट करता है। नेक्स्ट इज एक्टोपैरासाइट। क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जब पढ़ा था तो वहां पर पैरासाइट्स पढ़े थे और वहां पर एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट भी पढ़ाया था, मैंने भी पढ़ाया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब क्लास 10th का हमने सॉल्व किया था, राइट। तो पैरासाइट कौन होता है पहले तो ये समझते हैं, फिर अपन एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट की बात करेंगे। पैरासाइट का मतलब होता है एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास रहकर अपना फूड ऑब्टेन करता है और अपना शेल्टर भी ऑब्टेन करता है। अब ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है ये क्या देने वाला है? फूड भी देगा एज वेल एज शेल्टर भी देगा, खाना भी देगा, रहने की जगह भी देगा। और इस बेसिस पर पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट, दूसरे को हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टो जहां पर भी वर्ड लगा हो उसका मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है। एंडो जहां पर भी वर्ड लगा हो उसका मतलब होता है इनसाइड समथिंग। ये बात हमेशा याद रखना, कई जगह ये टर्म्स काम आएंगे। एक्टो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। सो एक्टोपैरासाइट इज द पैरासाइट व्हिच लिव्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड ऑब्टेन द फूड एंड शेल्टर। जैसे कि लाइस, जुए, वो क्या करती हैं? आपके बॉडी में रह तो रही हैं, आपके बॉडी के ऊपर रह रही हैं, अंदर तो नहीं गई थी, और रह भी रही हैं और उससे खाना भी ले रही हैं, है ना। तो वो कहलाता है एक्टोपैरासाइट। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि होस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर बट लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, रह भी सरफेस पे ही रही हैं, आउटसाइड। कौन सा सरफेस? आउटसाइड, इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट, उसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट इसका बिल्कुल ऑपोजिट, हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाले जो कीड़े होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? लिवर फ्लूक हो गया, क्या कहलाते हैं? वो हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं ना, वहां पे खाना भी मिल रहा है और रहने की जगह भी मिल रही है, तो वो है एंडोपैरासाइट। क्लियर? दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डेफिनेटली दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म for food and shelter and live inside the body of the host are called endoparasite। और बॉडी के, होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं इसीलिए बोला है एंडोपैरासाइट। अब कभी मत भूलना, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर की तरफ। एक्टोपैरासाइट मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ही रहे और अपना फूड और शेल्टर ऑब्टेन करे तो एक्टोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट मतलब वो पैरासाइट जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके रह रहा है मजे से और खाना भी खा रहा है, दोनों चीजें उसे मिल रही हैं, तो वो है एंडोपैरासाइट। क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी विल मूव अहेड
टूवर्ड्स द चैप्टर। यहां पर हमने कीवर्ड्स अपने कंप्लीट किए। अब बहुत ध्यान से सुनना, इस चैप्टर को जब हम देखते हैं तो हम पहले ये देखेंगे कि जितने भी एनिमल्स हैं उसमें हम भी आ गए और छोटे एनिमल्स भी आ गए, बड़े एनिमल्स भी आ गए, हर तरीके के एनिमल्स आ गए। उनको कैसे क्लासिफाई किया गया, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते थे, जैसा बिल्कुल वैसा जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया पहले मॉर्फोलॉजी देख के, फिर एनाटॉमी देख के। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर देख के, एनाटॉमी मतलब इंटरनल कैरेक्टर देख के, ये पढ़ा था अपन ने। उसी तरीके से यहां पर भी एनिमल्स को पढ़ने का क्राइटेरिया था, और वो क्राइटेरिया बहुत सारे थे बॉडी को लेकर के। इसीलिए लिखा है एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। फंडामेंटल का मतलब क्या है, क्यों बोला है फंडामेंटल फीचर, क्योंकि फंडामेंटल का मतलब होता है जो सबसे बेसिक, सबसे जरूरी चीज है उसको देख करके क्लासिफाई किया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमने रॉकेट साइंस लगा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दी है कि भाई हमें बिल्कुल पता, ऐसा नहीं है। हमने कॉमन बेसिक चीजों को देखा जो हमें हर ऑर्गेनिज्म में मिल सकती थी, और वो क्या थी। पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई हम भी जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जहां बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी है। क्या है उसकी बॉडी में, सिर्फ सेल्स हैं। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने और क्या देखा कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनके पास टिश्यूज प्रेजेंट थे। और टिश्यूज मतलब क्या होता है, टिश्यूज कैसे बनते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ जुड़ जाते हैं। कौन से ग्रुप ऑफ सेल्स, जो जन्मे भी एक साथ हो एक जगह से, और जो काम भी एक जैसा करते हो, यानी जिनका ओरिजिन भी सेम हो और जिनका फंक्शन भी सेम हो। जब वो मिल करके साथ में काम करते हैं तो वो कहलाता है टिश्यू। तो हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा। फिर हमने देखा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर इन टिश्यूज ने मिलके, जो टिश्यूज एक जैसा काम कर रहे थे वो भी साथ में जुड़ गए, उन्होंने एक अपना ऑर्गन बना लिया। तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिला। उसके बाद हमको ऑर्गन तो मिल गए थे, अब क्या हुआ, कई सारे ऑर्गन्स जो एक जैसा काम कर रहे थे उनने मिल करके अपना पूरा एक सिस्टम बना डाला। तो वो क्या बन गया, वो बन गया ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्राइटेरियाज देखे गए, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ सेल प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ टिश्यू प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ऑर्गन सिस्टम तक प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे हमने जो जितने भी एनिमल्स हैं दुनिया में उनको कैटेगराइज कर दिया। आप सेल्यूलर वाले हो, आपके पास अच्छा ऑर्गन नहीं है तो आप टिश्यू वाले हो, आपके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है लेकिन टिश्यू है, ऑर्गन है, तो आप ऑर्गन वाले हो। फिर वहां पे बहुत सारे ऑर्गन थे तो हमने कह दिया ऑर्गन सिस्टम हो आप। क्लियर। ऑर्गन सिस्टम मतलब वही डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में जैसा है कितने सारे सिस्टम्स अलग अलग काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को देखकर हमने पहले तो क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया देखा। इस चीज को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूं कि क्या क्राइटेरिया चूज किया गया था। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं पहला क्राइटेरिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हमने समझ लिया। दूसरा क्राइटेरिया था बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री मतलब बॉडी को जब आप कट करो, है ना, कट करना है तो कितने हिस्से बराबर निकलते हैं, कितने हिस्से बराबर नहीं निकलते हैं। आज अगर आप अपनी बॉडी को कट करो कहीं भी किसी भी एंगल से, है ना, तो क्या हमको बराबर चीजें मिलने वाली हैं। अगर मैंने बॉडी को ऐसे कट किया, बीच में से कट किया, तो मेरा हेड तो एक ही तरफ रहेगा, पैर एक ही तरफ रहेंगे। क्या नीचे भी मुझे हेड मिल सकता है, क्या ऊपर मुझे पैर मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो मतलब हमने सिमेट्री देखी कि कौन से ऑर्गेनिज्म की कैसी सिमेट्री थी। रेडियल सिमेट्री थी, बायलेटरल सिमेट्री थी। बिल्कुल मत घबराओ, आगे डिस्कस करने वाली हूं, अभी सिर्फ समझो कि क्या देखा। तो बॉडी की सिमेट्री देखी। उसके बाद देखा नेचर ऑफ सीलोम। तो मैडम सीलोम का क्या मतलब होता है, सीलोम का मतलब होता है, घबराओ मत, कई बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आती, याद नहीं रहता, पर सीलोम का मतलब सिर्फ समझ लो खाली जगह। सीलोम मतलब खाली जगह, बॉडी कैविटी। ठीक है, तो सीलोम को बोलते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब कुछ खाली स्पेस है, इतना याद रखना। सीलोम मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, दैट इज सीलोम। तो नेचर ऑफ सीलोम देखा कि क्या खाली जगह प्रेजेंट है जहां पर ऑर्गन रख सकते हो या नहीं प्रेजेंट है,
या थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर देखा गया कि ट्रू सीलोम है, सीडो सीलोम है, ए सीलोम है। क्लियर? तो सीलोम की बात भी हम डिटेल में करेंगे, क्या होता है सीलोम, क्यों प्रेजेंट होता है, कैसे बनता है, सब आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर देखा गया कि बॉडी प्लान कैसा है। बॉडी प्लान का मतलब कि जो बॉडी आपकी बनी है, जैसे हमारी तो बहुत एडवांस्ड बॉडी है, पर एनिमल्स में तो सभी आ जाते हैं, सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो उन एनिमल्स में हमको ये देखना पड़ेगा कि उसकी बॉडी किस तरह बनी। क्या 2 लेयर थी आपस में, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी हुई थी, है ना? तो ये लेयर क्या है, एक आउटर सेल्स हैं, आउटर सेल्स की लेयर, उसके अंदर इनर सेल्स की लेयर, बीच में थोड़ी जगह थी, वहां ऑर्गन रख दिए। तो वो ऑर्गन कहां से बने, वो बीच में प्रेजेंट जो सेल की लेयर थी उसी से ऑर्गन बने। बिल्कुल मत घबराओ, सिर्फ बॉडी प्लान देखना है कि माउथ प्रेजेंट है या नहीं। कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही ओपनिंग है, वो माउथ का काम भी कर रही है और एनस का काम भी कर रही है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर बॉडी के अंदर माउथ की ओपनिंग अलग है, एनस की ओपनिंग अलग है, राइट? बस वही क्राइटेरिया हमें देखना है, माउथ कौन सा है, एनस कौन सा है और ये कहां से बना। इसको हम पढ़ेंगे किसमें, बॉडी प्लान में। क्लियर? उसके बाद हमने देखा सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। सेगमेंटेशन का क्या मतलब, अच्छा बॉडी प्लान हो गया, सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म को जब हम देखते हैं तो हमें उसके ऊपर, सपोजिंगली ये अर्थवर्म है, अब ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म में आपने देखा है आपको ऐसे ऐसे सेगमेंट्स बने हुए दिखते हैं, ऐसे 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 स्प्लिट दिखता है, राइट? ऐसे पूरे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सेगमेंट वाकई में प्रेजेंट है बॉडी के अंदर या ऊपर से सिर्फ डिजाइन बना हुआ है सेगमेंट का। तो ट्रू सेगमेंटेशन है या फॉल्स सेगमेंटेशन है, ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है बॉडी में अलग अलग वाकई में सेगमेंट प्रेजेंट हो सकता है ये एक सेगमेंट हो सकता है ये एक सेगमेंट हो, और ये भी हो सकता है कि कोई सेगमेंट नहीं था, सिर्फ ऐसा ऊपर से डिजाइन बना हुआ था सेगमेंट जैसा, लेकिन सेगमेंट था नहीं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि दोनों में से किस टाइप का सेगमेंट प्रेजेंट है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट के बाद जो जाइगोट बनता है वो कहां बन रहा है, मदर की बॉडी के अंदर था या मदर की बॉडी से बाहर था, या देवर ओनली लेइंग एग, हो सकता है एग ले करने के बाद वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, हो सकता है फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ है तो वो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था या इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, यानी कि मदर की बॉडी के अंदर था या मदर की बॉडी के बाहर था। अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजें सुनी सुनी सी लग रही होंगी, क्योंकि पहले से जो हम अभी तक पढ़ते हैं उसमें कहीं थोड़ा थोड़ा लिंक निकलता है, लेकिन ये एक ऐसी साइंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है टू नो दी बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी एनिमल की बॉडी को जानने के लिए ये क्राइटेरिया जानना असल चीज होती है पढ़ने के लिए। क्लियर? इसके बाद लास्ट में आता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मतलब क्या होता है, एक थोड़ा बोनी सा स्ट्रक्चर जो पीछे की तरफ बॉडी में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड, जो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बना देता है। क्लियर? तो वो देखना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो कितनी एडवांस्ड है, प्रॉपर वर्टिब्रे दिख रहे थे या नहीं दिख रहे थे, या कुछ ऐसा ही एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था बैक ऑफ द एनिमल की बॉडी पर, जिसको देख के हमने कह दिया हाँ है कुछ नोटोकॉर्ड जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, तो वो हो गया नोटोकॉर्ड। ये सारे क्राइटेरियाज थे जिसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिज्म को। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये सारे क्राइटेरियाज जो है ये हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। क्लियर? और मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूं, अगर आप इसे एक्सप्लेन करना नहीं सीख पाए तो आगे का चैप्टर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये की फैक्टर है, इस चाबी से आगे का ताला खुलेगा, है ना? आओ आगे ताला खोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज से, और वो पहली चीज क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितना ऑर्गेनाइजेशन था बॉडी में। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, कितनी व्यवस्थित तरीके से बॉडी काम कर रही है। अब मैंने ये क्यों बोला कि कितनी व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है, सपोज करो कि आपके पास एक बॉडी है जिसमें सिर्फ कुछ सेल्स हैं। ठीक है, क्या है, कुछ सेल्स। तो इन सेल्स में क्या होगा, इसको तो अपन ने चलो ये तो बोल दिया कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट थे, पर इसमें और जो आगे आने वाले टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें क्या अंतर है। उनमें अंतर है एक फ्रेज का जिसका नाम है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर।
जैसे हम अगर बात करें सपोजिंगली आपके स्कूल की, तो स्कूल में अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं जो आपकी सारी चीजें मैनेज करते हैं, आपकी फीस, आपकी बुक्स, आपकी पढ़ाई, आपका टाइम टेबल, ये सारी चीजें वो मैनेज करते हैं। फिर वहां पे कुछ भैया दीदी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट क्लीन रखते हैं आपके लिए, है ना। उसके बाद आप प्रेजेंट हो। आप किस लिए प्रेजेंट हो? मौज मस्ती करने के लिए नहीं बेटा, पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए प्रेजेंट है, वो जो भी आप करते हो वहां जाके वो अलग बात है। क्लियर? तो आप ये देख पा रहे हो कि सर्टन सेट ऑफ ग्रुप्स हैं, कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ मैनेज करने के लिए, कुछ साफ सफाई रखने के लिए। ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर, जहां अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं ग्रुप बना के। तो अगर इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे तो ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से चला पाओगे। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई हो हल्ला नहीं है। अब उसकी जगह सोचो एक ही आदमी होता, है ना, उसको पढ़ाना भी है, उसको साफ सफाई भी करनी है, उसको मैनेजमेंट भी करना है, तो क्या होता? तो भैया हो जाते, होश उड़ जाते, उसके कुछ नहीं कर पाता वो। यहां पे क्या होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल ही सारे काम कर रहे हैं। खाना भी वही खा रहा है, खाना पचा भी वही रहा है, डाइजेशन भी वही कर रहा है, एक्सक्रीशन जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको भी वही बाहर फेंक रहा है। सारे काम बेचारा वो सेल ही कर रहा था। तो क्या हुआ, जब धीरे धीरे टिश्यू बना तो टिश्यू में क्या हुआ, 2 3 4 टिश्यू थे, वो अलग अलग अपना अपना काम करने लगे, तो थोड़ा बॉडी में काम होना और इजी हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, और एडवांसमेंट आया, तो टिश्यू के बाद क्या बनने लग गए, ऑर्गन। अब हर जगह ऑर्गन प्रेजेंट है। स्टमक ने अपना काम कर दिया, हार्ट ने अपना काम कर दिया, ब्रेन ने अपना काम कर दिया। इसके भी बाद और ऑर्गन सिस्टम आया। ऑर्गन सिस्टम में भैया पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा उसमें सारे इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, दोनों टाइप के, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज भी कनेक्टेड है, वहीं पे लिवर का कनेक्शन आ रहा है ताकि वहां जूसेस मिल जाए डाइजेशन के लिए, और स्टमक भी उसी में आ रहा है, वो पूरा अपना फूड जो है उसको डाइजेस्ट कर रहा है। रेक्टम आ रहा है, एनस आ रहा है, तो सारी चीजें सीक्वेंस में। ईसोफेगस था, ऊपर माउथ था, सीक्वेंस में सबने अपना 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 काम किया। सोचो काम करना कितना इजी है। यहाँ बेचारा एक सेल खा भी रहा है, डाइजेस्ट भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है। वहां पे क्या हुआ, खाया किसी और ने, डाइजेस्ट किसी और ने किया, एक्सक्रीशन किसी और ने किया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता वो चीज ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुली काम कर पाएगी? इसीलिए ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जरूरी है। ठीक ऐसे ही ब्रेन अलग अलग काम कर रहा है ना। ब्रेन के पास स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरॉन्स हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हार्ट अलग काम कर रहा है, किडनी प्योरीफाई कर रही है ब्लड को। तो इस तरीके से सब लोग अपना अपना काम करके बॉडी जो है वो अच्छे से चला पा रहे हैं, जो कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा था। इसीलिए ये जो फ्रेज है ना, ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा है, जब आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, सेल चैप्टर पढ़ा था। तो ये डिविजन ऑफ लेबर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसी की वजह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं। और अब आओ उसमें देखते हैं क्या होता है। इट रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, कि टिश्यू है, ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम है। तो सबसे पहले आया सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी जहां पर किसकी बनी थी, सेल्स की बनी थी। दूसरा आया टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर सेल्स के बाद अब क्या मिलने लगे, टिश्यू मिलने लगे। ठीक है, अब मैं ये बता देती हूं, सेल्स तो सब जानते हैं कि सेल क्या होता है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं एक साथ, तो वो बनाते हैं टिश्यू। कौन से सेल्स एक साथ मिले, जो एक साथ जन्मे थे और एक जैसा काम करते थे, ओरिजिन एक साथ था, फंक्शन एक साथ था, मिल गए, टिश्यू बना दिया। टिश्यू के बाद ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर क्या प्रेजेंट है, जहां पर ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है। तो मैडम ऑर्गन कैसे बना था, जब बहुत सारे एक जैसे टिश्यूज आपस में मिल गए तो उन्होंने मिल करके बना दिया ऑर्गन, उन्होंने मिलकर के बनाया ऑर्गन। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर प्रॉपर सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हटाने वाला, रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज वाला, सर्कुलेटरी ब्लड फ्लो वाला, वो सिस्टम्स प्रेजेंट है, तो उसको बोल दिया क्या, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम कैसे बना, जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल गए और काम करने लगे तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो यहां ये क्राइटेरिया इनके बीच में क्या था, क्राइटेरिया इनके बीच में था डिवीजन ऑफ लेबर का। अलग अलग काम कर रहे थे अलग अलग लोग, और वो अलग लोग कहाँ हैं, कौन है, एक जगह टिश्यू थे, एक जगह ऑर्गन हुए, और एडवांसमेंट आया, ऑर्गन सिस्टम हो गए। ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा ये डिसाइड करने का कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस लेवल को बिलोंग करता है, कौन सा सेल्यूलर है, कौन सा टिश्यू ग्रेड है, किसमें ऑर्गन है, किसमें ऑर्गन सिस्टम है। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा।
इसको हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कहां कहां प्रेजेंट है। तो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा जाता है, पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स में। सारे पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स में क्या देखा जाता है, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा जाता है, दो ग्रुप्स में जो हमेशा यूजुअली हर जगह एक साथ ही चलते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कौन कौन, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ये जो सी है ये साइलेंट है, ये पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनके नाम बोलने की आदत डाल लीजिए। ये अलग अलग फाइलम्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं आगे। इसके बाद ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा जाता है, तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। किस में देखा जाता है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, वो कहां आ जाएंगे, उनके पास ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है। तो वहां पे कौन कौन सा आता है, वहां पे आता है एस्केलमेंथस से लेकर के अप टू कॉर्डेट्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में। पॉरीफेरा में सिर्फ सेल्यूलर ग्रेड देखा जाता है, टिश्यू ग्रेड देखा जाता है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। और जो ये आप सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा देख रहे हो, ये सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा यूजुअली हमेशा हर जगह एक साथ ही पाए जाते हैं, ये हमेशा हर जगह एक साथ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया, अब ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेल्मिन्थ्स के सारे ऑर्गेनिजम्स में देखा जाएगा। और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एस्केलमेंथ्स अप टू कॉर्डेट्स, इन सब में देखा जाएगा क्या, ऑर्गन सिस्टम। अब यहां पे एग्जांपल्स हमको ऐसे याद करना चालू कर देना है, सेल्यूलर ग्रेड पॉरीफेरा, टिश्यू ग्रेड सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। टीनोफोरा में ये सी साइलेंट है, याद रखिएगा, टी से कभी मत लिखिएगा, सी से ही लिखना है। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ऑर्गन सिस्टम एस्केलमेंथ्स से लेकर के कॉर्डेट्स तक। और ये सारे क्या हैं, ये सारे वो ग्रुप्स हैं एनिमल किंगडम के अंदर जिसको हम पढ़ने वाले हैं, तो नाम बोलने की आदत डाल लीजिए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है क्लासिफाई करने का, वो होता है बॉडी सिमेट्री। वो क्या होता है, बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब आपको भी पता है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूं। अगर हमें समझना है कि बॉडी सिमेट्री क्या होती है, तो सिमेट्री को समझने के लिए हमें दो शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। पहला है एक्सिस और दूसरा है प्लेन। एक्सिस क्या होता है और प्लेन क्या होता है। कोई भी इमेजिनरी लाइन अगर किसी पार्ट को डिवाइड कर रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सिस, और जो सरफेस प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन। सपोजिंगली ये एक बॉल है और मुझे अगर इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो मैं एक इमेजिनरी लाइन ले लेती हूं और वो इमेजिनरी लाइन ये है, ठीक, ये इमेजिनरी लाइन है, तो ये मेरी क्या है, ये है एक्सिस। और जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगी तो मेरे को कैसा सरफेस मिलेगा, एक ऐसा सरफेस मिलेगा और एक ऐसा सरफेस मिलेगा, है ना। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये वाली चीज ये हो जाएगी प्लेन, राइट। तो एक्सिस और प्लेन ये होता है। अब हमको किस चीज से मतलब है, हमको मतलब है इस एक्सिस से। हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिमेट्री। जैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जब देखते हैं तो उस बॉडी को डिवाइड करने के लिए हम इमेजिनरी लाइन पास करते हैं, तो वो हमें क्या बताता है कि बॉडी के अंदर सिमेट्री है या नहीं, मतलब डिवाइड करने के बाद दो एक जैसे पार्ट बनते हैं या नहीं बनते। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें डिवीजन के बाद एक जैसे पार्ट्स नहीं बनते, तो उन्हें हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको किसी भी प्लेन से कट करो, अगर ये बॉल है, ठीक है, मैं इसको ऐसे कट करूं, 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 तो क्या होगा, तो मुझे कैसे कैसे पार्ट मिलेंगे, जितनी जगह से मैं कट करूंगी उतने अलग अलग मुझे पार्ट मिलेंगे। और सपोजिंगली कि मेरे पास, जैसे कि यहाँ डायग्राम में अपन देख लेते हैं, सपोजिंगली मेरे पास स्टारफिश है, मैंने इसको किसी भी एंगल से अगर कट किया तो मुझे इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, एक जैसे ही पार्ट्स मिलेंगे, राइट। और जब मुझे एक जैसे पार्ट्स मिलेंगे तो मैंने किसी भी जगह से कट करा तो एक जैसे पार्ट मिले ना, इसीलिए मैंने बोल दिया रेडियल सिमेट्री है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड करने पर दो एक जैसे पार्ट्स मिल सकते हैं। और जब एक ही प्लेन से डिवाइड करने पर दो एक जैसे पार्ट मिले, दो पार्ट मिले थे ना, तो बायलेटरल सिमेट्री कहलाता है। किसी भी एंगल से कट करने पर एक जैसे पार्ट मिले तो रेडियल सिमेट्री कहलाता है।
और अगर किसी भी पार्ट से कट करने पे कोई भी पार्ट इक्वल नहीं आ रहा तो एसिमेट्रिकल, सिमेट्री एब्सेंट हो जाती है। क्लियर? देखो क्या लिखा है, एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे कैन बी कट और कैन नॉट बी कट इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। इसीलिए देखा गया कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम दो इक्वल, एक जैसे आइडेंटिकल बिल्कुल सेम हाफ्स में कट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अलोंग वन और मोर प्लेन, एक या एक से ज्यादा प्लेन से, ठीक, पासिंग थ्रू दी सेंटर, जब सेंटर से पास करो। क्लियर? बॉडी के सेंटर से जब पास करेंगे। अब क्या है, अब हमारे पास कौन कौन सी सिमेट्री मैंने आपको बताई, तीन तरह की बताई ना, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। देखो डेफिनेशन क्या कहती है एक बार वो सुन लो। एसिमेट्रिकल व्हेन एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। किसी भी प्लेन से किसी भी एंगल से कट करने पे अगर ऑर्गेनिज्म में दो एक जैसे इक्वल हाफ नहीं मिलते हैं तो वो कहलाता है एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस को आप कहीं से भी कट करो वो कभी एक जैसी नहीं मिलेंगे, हमेशा दो पार्ट्स अलग अलग ही मिलेंगे। दूसरी चीज, रेडियल सिमेट्री व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। किसी भी प्लेन से कट करने पे दो एक जैसे इक्वल हाफ अगर मिल जाते हैं तो उसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। किसी भी प्लेन से कट करने पर दो इक्वल हाफ, ठीक। इसमें ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत लाना। क्या मैं क्या बोल रही हूं, प्लेन कोई सा भी हो सकता है, प्लेन कैन बी एनी, कोई भी प्लेन हो सकता है, लेकिन हाफ्स जो होंगे वो तो हमेशा दो ही होंगे, तो वो है रेडियल सिमेट्री। आगे सुनो एग्जाम्पल, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, मैंने कहा था ना ये हमेशा एक साथ चलते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये। Bilateral symmetry when the body can be divided into identical right half in identical left and right halves only in one plane। इसका मतलब यहां पर प्लेन तो एक ही था, प्लेन तो एक ही था, लेकिन हाफ्स कितने बने थे, हाफ्स यहां भी दो बने थे जैसे यहां दो बने थे। तो अंतर समझ पा रहे हो, हर जगह हाफ्स में दो हाफ्स में डिवाइड करना है। रेडियल सिमेट्री कब है कि किसी भी एंगल से किसी भी प्लेन से कट कर दो और दो हाफ बना दो, रेडियल सिमेट्री। एक ही प्लेन से कट करने पे दो हाफ बने तो क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्री। और अगर ना कोई प्लेन है ना कोई हाफ प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों ही चीजें नहीं है, तो एसिमेट्री। क्लियर? अगर आपने ये डेफिनेशन मतलब कि ये हेडिंग्स टाइटल लिखने के बाद एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री लिखने के बाद ये दो दो शब्द भी लिख लिए तो आप पूरी डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हो। सिमेट्री का मतलब ही होता है किसी भी एंगल से कट करने पर दो इक्वल हाफ मिलने चाहिए, ठीक। तो यहां पर एक ऑर्गेनिज्म था जिसमें इक्वल हाफ नहीं मिल रहे थे, दूसरा ऑर्गेनिज्म आया, किसी भी प्लेन से कट करो दो इक्वल हाफ मिल जाते हैं, तो क्या हो गया, रेडियल सिमेट्री, वो वाला एसिमेट्री। फिर ऑर्गेनिज्म आया जिसमें एक ही ऐसा पार्ट है जिसपे कट करने से आपको दो इक्वल हाफ्स मिलने वाले हैं, ठीक। तो अब आप मुझसे बोलोगे कि मैडम ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में कौन सी सिमेट्री होती है। तो देखो क्या होता है कि ह्यूमंस जो हैं बेसिकली वो कैसे है, एसिमेट्रिकल है, लेकिन हमारी बॉडी में लिम्स और जो सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लिम्स होते हैं, वो हमेशा मिरर इमेज में प्रेजेंट होते हैं। दो आंख हैं, नाक के दो पोर्शन है, राइट, दो कान हैं, इस तरीके से दो लिम्स हैं, ऊपर हाथ दो हैं, पैर दो हैं। लेकिन आपको लगता है आपकी बॉडी में स्प्लीन दो हैं? स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी पहले कभी पढ़ा है ना? स्प्लीन दो है, नहीं है। स्टमक एक साइड प्रेजेंट है, लिवर एक साइड प्रेजेंट है, तो सिमेट्री कहां से लाओगे? सिमेट्री तो तब होगी जब हर चीज इक्वल हो। लेकिन फिर भी ह्यूमंस की बॉडी क्या बोली जाती है, बेसिकली है एसिमेट्रिकल, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में कुछ जगह पर दो इक्वल हाफ्स देखने को मिलते हैं, तो बायलेटरल सिमेट्री में कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखो, एसिमेट्रिकल में स्पॉन्जेस देख लिए, रेडियल सिमेट्री में सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा देख लिया, बायलेटरल सिमेट्री में एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स। एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स अगर यहां लिखा है तो मैं ये आपको बताना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन दुनिया में प्रेजेंट हर ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होती है, ठीक है। आर्थ्रोपोड दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं, ठीक। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द सिमेट्री।
आगे बढ़ते हैं तो क्या है, नेक्स्ट इज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान मतलब बॉडी का डिजाइन कैसा कैसा है। तो बॉडी प्लान जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं एनिमल्स में। पहला बॉडी प्लान होता है सेल्यूलर एग्रीगेशन, जहां पर सेल्स जो हैं सिर्फ वही पूरा का पूरा काम करने वाले हैं और कोई बॉडी में स्ट्रक्चर कुछ अलग से प्रेजेंट नहीं है। सेल्स ने बॉडी बनाई और वो जो अकेला सेल है वही सब काम करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एग्रीगेट। देखो, द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स यानी कि एग्रीगेट, थोड़े थोड़े सेल से मिला, एंड ईच सेल एक्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली, और हर सेल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। वहां पे कोई ऐसा नहीं है, देखो जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। हमने खाना खाया, माउथ में च्यू किया, उसके बाद ईसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, स्टमक के साथ गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला, फिर इंटेस्टाइन में गया, वहां बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस सब मिले, ब्रेकडाउन हुआ, प्रोडक्ट्स जो कॉम्प्लेक्स थे वो स्मॉल बन गए और फिर वो ब्लड में चले गए और ब्लड से फिर हर सेल ने अब्सॉर्ब कर लिया। हमारी बॉडी में तो ऐसा होता था। अब यहाँ पे क्या, ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं, नॉर्मल सेल्स का बना है, तो हर सेल को अपना काम खुद ही करना पड़ता है, चाहे वो खाना खाने का हो, चाहे वो इंजेशन हो या फिर इजेशन हो, यानी एक्सक्रीट आउट करना हो या फिर खाना खाना हो, सारा काम यहां पर सेल्स को, हर सेल को इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है। तो सेल एग्रीगेट प्लान देखो ऐसा होता है, जो किसमें देखा जाता है, पॉरीफेरा में देखा जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा, एग्जाम्पल है पॉरीफेरा, राइट। जैसे स्पॉन्जेस होती हैं तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ये तुमको एरो लगे हुए दिख रहे हैं इस डायग्राम में, राइट। तो यहां से वाटर एंटर करेगा इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जैसे ही वाटर एंटर करेगा बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में तो पूरा पानी ऐसे ऐसे अंदर जाके रश करेगा और यहां से बाहर आ जाएगा। और जब ये वाटर इस बॉडी के अंदर रश करेगा तो वहां पे आसपास जितने सेल्स प्रेजेंट है वो सब अपना अपना क्या ले लेंगे, अपना अपना फूड, न्यूट्रिशन जो भी लेना है वो ले लेंगे। एक्सक्रीट आउट प्रोडक्ट कोई है तो वो रिलीज कर देंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें पानी से ये सेल खींच लेंगे और जो जरूरत नहीं है जिन चीजों की वो चीजें बाहर आ जाएंगी। That is what it is going to happen. हर सेल अपना काम खुद करने वाला है। ये तो हो गई हमारी किसकी, सेल्यूलर एग्रीगेशन की बात। दूसरी बात हम करते हैं ब्लाइंड सैक के बारे में। ब्लाइंड सैक, इस नाम से क्या समझ में आता है, इस नाम से समझ में आता है ये वो वाला ब्लाइंड नहीं है कि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। ये कौन सा ब्लाइंड है, आपने कई जगह रोड पे लिखा हुआ देखा होगा, लिखा रहता है ना जहां से टर्न नहीं होता है, आने जाने वाली गाड़ियां नहीं दिख रही होती हैं तो लिखा रहता है अंधा मोड़, ब्लाइंड टर्न। ये वही वैसा ही ब्लाइंड सैक है। यहां पर क्या होता है, एक बार अगर कोई चीज बॉडी में चली गई तो बाहर आने का रास्ता भी वही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे इस डायग्राम में देखो, ब्लाइंड सैक का मतलब है यहां पर 2 एरो लगे हुए हैं, ये 2 एरोज दिख रहे हैं, है ना। तो ये जो 2 एरोज हैं इनका मतलब ये है कि कोई भी चीज एंटर भी यहीं से करेगी बॉडी में और एग्जिट भी यहीं से करेगी। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसी ओपनिंग है जो माउथ की तरह भी काम करेगी और एनस की तरह भी काम करेगी। एक बार बॉडी के अंदर जाने के बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अंधा मोड़ है, वापस से यहां से कुछ निकलने का आपके पास कोई जरिया नहीं है, तो वो कहलाता है ब्लाइंड सैक। देखो क्या लिखा है, The body resembles a sac and contains a single cavity. एक ही कैविटी है, मतलब एक ही एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, with one opening that serves for ingestion and egestion both. जो ingestion यानी खाना खाने के लिए भी काम करेगी और egestion यानी excrete out करने के लिए भी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको हटाने के लिए भी काम करेगी। तो ऐसी बॉडी जहां पर एक ये जो है ये कैविटी है ना, ये खाली जगह हुई, कैविटी हुई, तो ये जो कैविटी है वो बना ली है इस बॉडी ने और यहाँ पर माउथ के लिए और एनस के लिए एक ही ओपनिंग है जो इंजेशन और इजेशन दोनों का काम करेगा, यानी खाना खाने का भी और वेस्ट प्रोडक्ट को हटाने का, दोनों काम यही करेगा। ठीक, तो ये किस में देखा जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है वही 2 भाई बहन, 2 इंपॉर्टेंट दोस्त जो हमेशा एक साथ रहते हैं। कौन कौन से, सीलेंट्रेटा, अब तो याद ही हो गया होगा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और यहां पर एक और आ गया है, प्लैटी हेलमिन्स। ये तीनों ग्रुप्स जो हैं उनके पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, उनके पास क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब की।
तो ट्यूब विद इन ट्यूब को समझने के लिए आप देखो, मेरे पास ये पेन है, सबने देखा होगा ना ऐसा पेन, ठीक। ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होता है, जैसा इस पेन में होता है, अगर मैं इस पेन की रिफिल को निकाल दूं, है ना, तो ये तो खाली पेन है, पेन का खोखा, ये रिफिल है, तो तुम्हें नहीं लगता एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है ना, जिसके पास माउथ भी है और एक और ओपनिंग है विच सर्व्स एज एनस। ये अभी मुझसे ये नीचे वाला पोर्शन खुल नहीं रहा, बट दिस कैन ऑल्सो ओपन, राइट। तो आपके पास भी ऐसा पेन होगा जहां पे ऊपर और नीचे दोनों साइड से आप उसका रिफिल निकाल सकते हो, है ना। तो अब क्या होता है कि इसको अपन यहां रख देते हैं और इसको समझ लेते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब होता है एक ट्यूब ये है, इसके अंदर एक और ट्यूब डली हुई है, और जब एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब डली हुई है तो तुम्हें नहीं लगता कि दो ट्यूब्स के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस होगी? ये दो ट्यूब के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस भी तो होगी, खाली जगह भी तो होगी, होगी ना, एक चीज। दूसरी चीज, माउथ इसका ऊपर है और एक और ओपनिंग है जिसको हम एनस कंसिडर कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। सपोज इसको एक ऑर्गेनिज्म मान लिया, तो अब इस ऑर्गेनिज्म में माउथ भी है, इस ऑर्गेनिज्म में एनस भी है, इस ऑर्गेनिज्म में एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब और बनी हुई है अंदर, और बीच में कुछ रास्ता भी खाली है। समझ गए? तो ये हो गया हमारा क्या, ट्यूब विद इन ट्यूब। ऐसा ही होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में। एक बार पढ़ो क्या लिखा है, द बॉडी इज मेड अप ऑफ टू ट्यूब्स। दो ट्यूब्स होते हैं और वो दोनों ट्यूब्स मैंने आपको दिखाया, एक ट्यूब ऐसा, एक ट्यूब ऐसा, ठीक। आउटर बॉडी वॉल एंड द इनर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक आउटर बॉडी वॉल होती है और एक इनर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे में घुसे रहते हैं। ये बॉडी वॉल है, बाहर की जो कवर होती है वो हमेशा वॉल ही होती है, घर के बाहर जो बाउंड्री वॉल होती है, स्कूल के बाहर बाउंड्री वॉल होती है, ऐसे ही इस बॉडी में भी बाहर बाउंड्री वॉल है और उसके अंदर एक ट्यूब है जो एलिमेंट्री कैनाल, जो किसकी तरह एक्ट करेगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरह, यानी खाना इसमें जाएगा और डाइजेस्ट होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक माउथ होगा और एक एनस होगा, दोनों अलग ओपनिंग होंगी। देयर विल बी डिफरेंट ओपनिंग्स फॉर द इजेशन एंड द इंजेशन। इजेशन यानी एक्सक्रीट आउट करना, इंजेशन यानी खाना खाना, ठीक। दैट इज ऑल अबाउट ट्यूब विद इन ट्यूब। अब डायग्राम देखो ट्यूब विद इन ट्यूब का, यहां से अंदर आया फूड, ठीक, और यहां से पूरा यहां पर डाइजेशन हो गया, जो जो जरूरत थी, और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ गया। तो हमें तीनों एग्जाम्पल मिल गए, सेल एग्रीगेट प्लान मिल गया, ब्लाइंड सैक मिल गया, और हमको ट्यूब विद इन ट्यूब भी मिल गया, ठीक। लेकिन ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है ये किन ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं एस्किलमेंथिस से। एस्किलमेंथिस से अप टू कहां तक, सारे ऑर्गेनिज्म, एस्किलमेंथ से चालू करके जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अप टू फाइलम कॉर्डेटा, अप टू फाइलम कॉर्डेटा। तो एस्किलमेंथ से कॉर्डेटा तक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं, जहां पर इजेशन इंजेशन का रास्ता अलग अलग है। आउटर बॉडी कैविटी है, इनर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हम में भी आउटर बॉडी कैविटी है और अंदर एलिमेंट्री कैनाल है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो हम भी इसी में आएंगे ना, कॉर्डेटा तक का है ये तो, ठीक। अब हमें याद रखने वाली बात क्या है, पॉरीफेरा जैसे ही आएगा तो वहां पे लिख देना सेल्यूलर एग्रीगेशन, जैसे ही सीलेंट्रेटा दिखेगा लिख देना ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, टीनोफोरा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, प्लैटीहेल्मिन्थ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, एस्किलमेंथ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, कॉर्डेटा तक मोलस्का हो गया, कुछ भी, वो सारी चीजें किस में आएंगी, ट्यूब विद इन ट्यूब में आएंगी, ठीक है। अब यहां कहानी खत्म नहीं होती, ये इतना देखने के बाद आप चाहो तो इसके एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हो, कर लिए। यहां कहानी खत्म नहीं होती, जो ये ट्यूब विद इन ट्यूब आप देख रहे हो उसके आगे ट्यूब विद इन ट्यूब में भी दो टाइप्स होते हैं। वो दो टाइप्स क्या होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
इस ट्यूब विद इन ट्यूब में दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक कहलाता है प्रोटोस्टोम, एक कहलाता है प्रोटोस्टोम्स, दूसरा कहलाता है ड्यूटरोस्टोम्स। ठीक, अब ये प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम का क्या मतलब है? तो ये जो प्रोटो वर्ड है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और स्टोम का मतलब होता है माउथ। उसी तरीके से ड्यूटरो का मतलब होता है सेकेंड और स्टोम का मतलब होता है माउथ। तो वो ऑर्गेनिजम्स जहां पर माउथ पहले बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम, और वो ऑर्गेनिजम्स जहां पर एनस पहले बनता है और माउथ बाद में बनता है, सेकंड नंबर पे माउथ बनता है, उसको बोलते हैं ड्यूटरोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम्स जो हैं, ये प्रोटोस्टोम्स जो हैं, इनके अंदर इनको डिफाइन कैसे करेंगे? माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट। ठीक, कौन बनाता है माउथ पहले? तो बस एक वर्ड याद रख लो, अभी मैं आगे आपको समझाने वाली हूं। इस वर्ड का नाम है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर, ठीक है, नाम याद रख लो बस। ये ब्लास्टोपोर कोई स्ट्रक्चर है जो पहले माउथ बनवा देता है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो कहलाते हैं प्रोटोस्टोम। और वही ब्लास्टोपोर स्ट्रक्चर है जो किसी ऑर्गेनिज्म में एनस पहले बनवाता है और माउथ बाद में बनवाता है, तो वो कहलाते हैं ड्यूटरोस्टोम। यहां पर क्या हो जाएगा? एनस इज फॉर्म्ड फर्स्ट। यहां पर आप ये नहीं लिखोगे कि माउथ बाद में बना था, यहां पर आप ये लिखोगे पहले एनस बना था और अंडरस्टूड है कि बाद में फिर क्या बना होगा? माउथ। तो वो कहलाएंगे ड्यूटरोस्टोम्स। क्या कहलाएंगे? ड्यूटरोस्टोम्स। सो ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब है, इसका फंडा प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम दो टाइप के होते हैं। इसके अलावा कहा सबसे पहले अगर माउथ बन गया तो बोलेंगे प्रोटोस्टोम, बाद में माउथ बना तो बोलेंगे ड्यूटरोस्टोम्स। क्लियर? ओके, दैट्स इट। इसके बाद यहां पर हमारी किस चीज की कहानी खत्म हुई? यहां पर हमारी कहानी खत्म हुई बॉडी प्लान की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। हमें मिला नेचर ऑफ सीलोम। यहां नेचर तो चलो समझ गए कि सीलोम कैसा है, पर सीलोम क्या है? ठीक, तो सीलोम का मतलब होता है सीलोम। ठीक है, एक मिनट मैं यहां पर अच्छे से लिख देती हूं, हर चीज आपको बताती हूं। सीलोम की अगर हम बात करें तो सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी। ठीक, अब सोचो बॉडी के अंदर कोई खाली जगह थी, उसको हमने बोला कि ये सीलोम है। जैसे सपोजिंगली मैंने बोला था आपसे कि ट्यूब विद इन ट्यूब में, तब मैंने वहां आपको बोला था ना कि आपको नहीं लगता कि अगर मैं इसके अंदर ये रीफिल डाल दूंगी तो इन रीफिल के बीच में और आउटर बॉडी के बीच में कुछ जगह दिखती है ना, जिसकी वजह से स्पेस होने की वजह से ये जो रीफिल है वो हिल भी रही है ना। तो वो जो जगह है, वो खाली जगह, वही कहलाती है सीलोम, वही है बॉडी कैविटी। सीलोम जो है वहां पर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कभी कभी फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, और क्योंकि फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो कभी भी अगर बॉडी को चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो ये अब्सॉर्ब कर लेता है, शॉक अब्सॉर्बर की तरह काम करता है। इसके अलावा सीलोम के अंदर ही, सीलोम एक्चुअली वो जगह है जहां पर ऑर्गन्स विल बी प्लेस्ड। ये ऐसी जगह है जहां पर ऑर्गन्स को रखा जाएगा। ठीक, तो यहां हमने कंसेप्ट समझ लिया सीलोम होता क्या है। अब सीलोम कितने टाइप का है? तो एक होता है सीलोमेट, जहां पर प्रॉपर सीलोम प्रेजेंट हो। ठीक, दूसरा होता है सीडो सीलोमेट, जहां पर सीडो यानी कि फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है। कहीं पर भी सीडो अगर लगा होता है तो उसका मतलब होता है ना फॉल्स, तो सीडो सीलोम प्रेजेंट है।
ठीक, इसके बाद एसीलोमेट, यानी एसीलोमेट मतलब कि सीलोम जो है वो एब्सेंट है ना, सीलोम है ही नहीं, तो हमने बोल दिया एसीलोमेट। अब ये सीलोम आखिरकार बना कैसे था, इसको समझने के लिए मैं आपको ये समझाती हूं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारी बॉडी कैसे कैसे बनती है। ठीक, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि सीलोम बना कैसे था। अभी ये मालूम है ना कि सीलोम मतलब क्या है। सीलोम मतलब है बॉडी कैविटी, जहां पर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट हो सकता है जो शॉक को अब्सॉर्ब करेगा, और इसके अलावा ये ऐसी खाली जगह है जहां पर ऑर्गन्स आकर रहने वाले हैं। ठीक, क्या लिखा है वो भी पढ़ लो। नेचर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां पर बस हमने इतना मेंशन कर दिया, सीलोम है नहीं है या झूठ मूठ का सीलोम है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन सीलोम बना कैसे था उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में डिवीजन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, रिप्रोडक्शन में क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ये। ठीक, ध्यान से सुनना, बिल्कुल इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत देना। अगर ये समझ गए तो जीवन की सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी इस कंसेप्ट को लेके, क्लासिफिकेशन को लेके। और ये तुम्हें कहीं कोई बताने वाला नहीं है, ये कहीं तुम्हें पढ़ने को नहीं मिलेगा, कोई समझाने वाला ये नहीं मिलेगा कि कैसे बॉडी बनी थी, वो तुम यही समझ सकते हो सिर्फ। कैसे बॉडी बनी थी, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट्स मिलते हैं ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिला, फ्यूजन हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ। तो एक सेल मेल गैमीट था, एक सेल फीमेल गैमीट था, दो सेल मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या बन गया, जाइगोट। अब बोर्ड पे देखो, जाइगोट बना, जाइगोट का मतलब होता है फर्टिलाइज्ड एग। दो सेल दिख रहे हैं, एक ये पर्पल कलर का दिख रहा है और एक ये आउटर सेल दिख रहा है। इसके बाद हुआ क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है सेल डिवीजन होना। जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, आप कॉलेज में जाओगे, आप डॉक्टर बनोगे जब, तो आपको एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़नी होगी। तो जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि क्लीवेज मतलब होता है क्या, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन हुआ तो सबसे पहले, अब यहां पर लिखा हुआ है 8 सेल स्टेज, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब जाइगोट 2 सेल्स का बनता है ना, तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, ठीक है, उसके बाद 8 सेल स्टेज आती है। और जब 8 सेल स्टेज आती है तब भी डिवीजन तो नहीं रुकता, क्योंकि ये तो सिर्फ सेल है और इसको सेल्स बनाने हैं, टिश्यू बनाना है, ऑर्गन बनाना है, ऑर्गन सिस्टम बनाना है, तो आसान थोड़ी, वहीं थोड़ी रुक जाएगा, आगे डिवीजन चलता रहता है। फिर से क्लीवेज होता है और फिर फॉर्म होता है एक हॉलो बॉल। इस तरीके से जैसे अपन बोल में खाना खाते हैं, कटोरी में खाना खाते हैं, तो वो कटोरी कैसी होती है, बोल कैसी होती है, ऐसी होती है ना, अंदर कुछ खाली स्पेस होता है और बाहर से ऐसी होती है। ठीक, तो वही वैसा ही स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टुला। ये हॉलो बॉल की तरह होता है, बहुत सारे सेल्स बन चुके होते हैं ब्लास्टुला स्टेज तक, और वो बिल्कुल कटोरी की तरह, बोल की तरह दिखता है। ठीक, अंदर खाली जगह रहती है। आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला ये है, यहां पर आपको दिख पा रहा है कि ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो अंदर का स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये कैसा है, ये क्या है, ये खाली जगह, तो इसीलिए लिख दिया ब्लास्टोसील। फिर सीलोम, सील मतलब खाली जगह। ठीक, अब जब ब्लास्टुला का सीलोम बन जाता है, यानी ये ऐसा बॉल जैसा दिख रहा है, बोल की तरह, इसके बाद आती है गैस्ट्रुला की स्टेज, है ना। तो गैस्ट्रुला वाली स्टेज में क्या होता है, ये अभी ऐसा स्ट्रक्चर था, सुन रहे हो कैसा था, ऐसा स्ट्रक्चर था, है ना, देखो ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक, अब क्या होता है कि सेल डिवीजन चालू होता है यहां से सेल डिवीजन चालू होता है, यहां से सेल डिवीजन चालू होता है, और सेल्स जो है वो अंदर अंदर डिवाइड करके ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा था ना स्ट्रक्चर, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होके ऐसे सेल डिवीजन होता है और अंदर की तरफ बढ़ते रहते हैं। सेल डिवीजन ऐसे होकर अंदर की तरफ बढ़ता है। ठीक, इस बोल में सेल डिवीजन ऐसे अंदर जाता है। ठीक, और जब अंदर जाता है तो यहां पर कुछ खाली जगह बनती जाती है ना, और वो खाली जगह बनती है गट कैविटी, यानी कि जिसको टेक्निकली बोलते हैं आर्केंटेरॉन।
टेक्निकली गट कैविटी मतलब कि हमारा जो माउथ और एनस बनने वाला होता है, आपको नहीं लगता कि माउथ भी ओपनिंग है और एनस भी ओपनिंग है? तो अगर मैं इस पेन की बात करूं और मैं इसका ऊपर का ये कैप हटा दूं, यहां वाला और यहां वाला हटा दूं, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? हमारी एलिमेंट्री कैनाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। या फिर मैं इसकी निब हटा दूं तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी ना, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? आगे पीछे दोनों साइड से ओपन है ना? तो वो जो ओपनिंग बनेगी वो कहां से बनेगी? वो बनेगी यहां से। ये गट कैविटी जो लिखा है ना, इसको ब्लास्टोपोर भी बोलते हैं। अब यहां पे ये जो कैविटी है ये जरूरी है, और सेल डिवीजन भी आपको दिख रहा है। देखो सेल डिवीजन ऐसे जा रहा है अंदर, ये एरो लगे ना, ऐसे सेल डिवीजन आगे बढ़ता है। ठीक, इसके बाद गैस्ट्रुला की स्टेज में आपको 3 चीजें देखने को मिल रही हैं। पहली तो तुम्हें ब्लास्टोसील दिख गई, ठीक, या चलो ब्लास्टोसील से नहीं, सबसे पहले तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा रहा होगा? मैं यहां बनाती हूं तो इजीली रहेगा, अपन इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। देखो एक सेल की लाइनिंग ये थी, ठीक, तो उस पहली सेल की लाइन को हमने बोला एक्टोडर्म, ठीक। उसके बाद दूसरी सेल की लाइनिंग थी, तो दूसरी जो सेल की लाइनिंग थी वो कहां थी? वो यहां थी, ठीक। तो अंदर की सेल की लाइनिंग है ना ये, तो इसको हमने बोला एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक। तो यहां पर आपको एक्टोडर्म भी दिख गई, एंडोडर्म भी दिख गई, है ना। उसके बाद यहां से कोई ओपनिंग दिख रही है, कुछ अंदर खुला हुआ ओपन पोर जैसा दिख रहा है, ओपनिंग दिख रही है, उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोपोर। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोपोर। और उसके बाद हमारे पास यहां पर खाली जगह दी हुई है, और ये खाली जगह कहलाती है क्या? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील कहलाती है ये खाली जगह। अब इस खाली जगह में होता क्या है? अगर जगह खाली है तो सीलोम बनाए, सीलोमेट हो गया, ठीक। इस सीलोम की जगह में ही हमारे सारे ऑर्गन्स आके रहते हैं। तो मैडम ऑर्गन कहां से बने? देखो एक्टोडर्म तो हमारी बॉडी का बाहर का हिस्सा बनाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब एक्टोडर्म प्रेजेंट है तो वो बाहर की बॉडी की चीजें बनाता है, एंडोडर्म अंदर की बॉडी की चीजें बनाता है, और बीच में एक और सेल लेयर प्रेजेंट होती है एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में जो कहलाती है मीजोडर्म, जो कहलाती है मीजोडर्म। तो जैसे हम अब ये जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनके पास तो सिर्फ 2 ही लेयर थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। आगे डिस्कस करने वाले हैं। जब एडवांस हुए तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक। तो यहां पर जहां पर मीजोडर्म नहीं थी उनके पास क्या प्रेजेंट था मैडम? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर उनके पास कुछ प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ एक सेल्यूलर जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। नॉन सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर, बिना सेल वाला कुछ जेली लाइक पदार्थ प्रेजेंट था वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर जो थोड़े से कम एडवांस थे। तो उनमें ये लेयर नहीं थी कि उनमें ऑर्गन भी नहीं बनने थे, लेकिन जब ये लेयर प्रेजेंट थी तो उसने ऑर्गन बनाए। हार्ट इज अ मीजोडर्मल स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स बने वो किस चीज से बन गए? मीजोडर्म के सेल्स ने बनाए हैं। मीजोडर्म के सेल्स ने पहले टिश्यू बनाया, फिर मीजोडर्म के सेल्स ने ऑर्गन बनाया, और ऐसे करके पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया, ठीक। लेकिन जब मीजोडर्म नहीं है ना, तो वहां पर क्या है? खाली जगह जो है वो क्या है? सीलोम, ठीक। तो सीलोम जो है वो क्या है? हमारी बॉडी कैविटी। इतनी बात समझ में आई? अब वापस से पहले इसके पास जाते हैं। अब होता क्या है? ये तो है सीलोमेट। तो सीलोमेट कैसे बनता है? सीलोमेट में क्या होता है? एक आउटर सेल्स की लेयर होती है, ठीक। उसके बाद वो जो आउटर सेल्स की लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर सेल्स की जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं क्या? जल्दी से बता दो, अभी मैंने बताया है। इस लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। आउटर सेल की लेयर क्या है? एक्टोडर्म। उसके बाद एक इनर सेल की लेयर है, एक इनर सेल की लेयर है, ठीक। ये है, इस लेयर को क्या बोलते हैं? इस लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म मैं फिर से लिख देती हूं, वो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। एंडो, ENDO, एंडोडर्म।
एंडोडर्म, ठीक, ये एंडोडर्म है। अब इसके बाद मीजोडर्म कैसे प्रेजेंट होता है? मीजोडर्मल सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि मीजोडर्म के कुछ सेल्स यहां प्रेजेंट होते हैं और कुछ सेल्स यहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक। मीजोडर्म के कुछ सेल्स यहां प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स यहां प्रेजेंट होते हैं। आधे सेल एक्टोडर्म से चिपक गए, आधे सेल एंडोडर्म से चिपक गए और बीच की जगह में ऑर्गन्स के रहने के लिए जगह बन गई, ऑर्गन्स बीच में रहेंगे, ठीक। तो बेसिकली यहां पर कौन रहने वाला है? यहां पर रहने वाले हैं ऑर्गन्स, और ये जो है ये क्या है? ये है मीजोडर्म। अब बहुत से बच्चों को ये सीलो में यहां पर क्या है? मीजोडर्म प्रेजेंट है, मतलब कि क्या है? ये है सीलोमेट, जहां पर सीलोम दिख रहा है, सीलोम की जगह है, बॉडी कैविटी है तो ऑर्गन वहां रह सकता है। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैडम जब मैं डायग्राम बनाने को बोलूंगी एग्जाम में, जब आप डायग्राम बनाओगे तो बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं? इसको सीलोम मार्क करके आते हैं, इसको सीलोम मार्क कर देते हैं। ये सीलोम नहीं है, ये बीच वाली जो जगह है, ये बीच वाला जो एरिया है, दैट इज नॉट सीलोम। ये बीच वाला एरिया क्या है? ये बीच वाला एरिया ही हमारे प्रिमिटिव गट की जगह है। यहीं से गट बनता है, मतलब क्या? यहीं से बनता है माउथ और एनस, ठीक। तो अपन अगर इस डायग्राम को देखें तो यहां पर ये जो जगह प्रेजेंट थी ना, ये खाली जगह, ये वाली वही खाली जगह है, ये वाली। क्लियर? दैट्स इट, दैट इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू अबाउट सीलोम। सीडोसीलोम में क्या होता है? फॉल्स सीलोम है, सीलोम जैसा अपीयरेंस है। सीडोसीलोम में होता यह है कि यहां पे ये सारी चीजें ना होकर, ये सारी चीजें ना होकर, और ये भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, अरे एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें नहीं होती, बस इसके पास होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। क्या होता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और जो मीजोडर्म के जो पाउच होते हैं वो ऐसे ऐसे मीजोडर्म बीच बीच में इकट्ठी हो जाती है, कहीं कहीं पर प्रेजेंट है, कहीं कहीं पर नहीं प्रेजेंट है, तो फॉल्स अपीयरेंस देती है कि हाँ मैं हूं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको भरोसा दिलाएंगे कि मैं हूं, लेकिन वो होते नहीं है, है ना। वो क्या करेंगे? हाँ भाई चल तू तो ऐसा कर, उसको आज मार दे, चल अपन उसको मारने चलते हैं, मैं तेरे साथ हूं, मैं चलूंगा तेरे साथ। जहां मारने जाओगे तो अकेले पिट के आ जाओगे, वो जाएगा ही नहीं साथ में। वो सीडो है, वो बोल रहा है कि मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन रहेगा नहीं। दैट इज व्हाट इज एसीलोमेट, सॉरी सीडोसीलोमेट। और एसीलोम का मतलब क्या? एसीलोम का मतलब है कि अभी देखो यहां पे पाउचेस थे ना, पाउचेस भी नहीं रहेंगे। एसीलोम का मतलब है कि पाउचेस भी नहीं रहेंगे, तो उसकी जगह क्या रहेगा? इस पूरे एरिया में मीजोडर्म चिपकी हुई है, बिल्कुल फेविकॉल का जोड़ बना के, कोई जगह ही नहीं छोड़ी, ठीक है। तो अगर जगह ही नहीं थी तो हो गया एसीलोम, और झूठ मूठ की जगह थी तो हो गया सीडोसीलोम। और सीलोम मतलब प्रॉपर सीलोमेट, प्रॉपर सीलोम, प्रॉपर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। और वो बॉडी कैविटी कैसे बनी? एक्टोडर्म थी, एक्टोडर्म से आधी मीजोडर्म चिपक गई, अंदर एंडोडर्म थी, उससे आधी मीजोडर्म चिपक गई, और जब मीजोडर्म आधी आधी हुई तो जगह खुल गई, तो यहां पे सब बाकी ऑर्गन्स रहने लग गए। अब तुम्हें पता है एक बात कि ये जो सीलोम है वो क्या कर रही है? जब बाहर भी एक लेयर, फिर अंदर एक लेयर, और उसके अंदर भी एक लेयर, और उसके बाहर एक लेयर, तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं इस चीज को हटा दूं, है ना, तो अगर हम सीलोमेट की बात करें तो उसमें हमने क्या देखा था? एक लेयर ऐसे प्रेजेंट थी, एक लेयर ऐसे प्रेजेंट थी, और सारे के सारे ऑर्गन्स कहाँ रह रहे थे? यहाँ रह रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड है, चाहे अंदर से चोट लगे, अंदर से इंफेक्शन हो जाए या बाहर से चोट लग जाए, यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, है ना। तो यहां पे प्रोटेक्शन था। लेकिन जो एसीलोमेट है वहां पर क्या है? ये तो जगह प्रेजेंट ही नहीं है, इसकी जगह क्या प्रेजेंट है? मीजोडर्म प्रेजेंट है, तो ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड नहीं रह पाते, ठीक। दैट इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ सीलोम। ये इतने प्रकार के सीलोम जो हैं वो होते हैं। कौन कौन से? सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट, एसीलोमेट, ठीक। अब अगर अपन एसीलोमेट की बात करें तो एसीलोमेट जो होता है वो किस में देखा जाता है? एसीलोमेट देखा जाता है प्लैटी
हेलमिन्थ्स में, किसमें देखा जाता है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, ठीक। इसके अलावा सीडोसीलोम कहां देखा जाता है? मैं इसको मिटा देती हूं तो थोड़ी जगह हो जाएगी। सीडोसीलोमेट जो है वो देखा जाता है किसमें? एस्केहेल्मिन्थ्स में, ठीक है। और उनसे बाकी सारे इसके आगे जितने भी हैं उन सब में सीलोमेट देखा जाता है, कॉर्डेट्स तक। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ। इसके बाद हमने ये समझा कि सेल क्लीवेज, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, और डेफिनेशन इसकी जो है सेल क्लीवेज की वो भी पता होनी चाहिए। इट सेज process by which number of cells in a developing embryo is multiplied through cell division। ऐसा प्रोसेस जहां पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं सेल डिवीजन हो करके, वो कहलाता है सेल क्लीवेज। और कैसे बढ़ते हैं? जब ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिल जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होकर के बनता है जाइगोट। जाइगोट से बनता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, उसके बाद मोरेला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ठीक। और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तुम सोचो जाइगोट से एम्ब्रियो के बीच में ये सारी स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? पहले जाइगोट बना, फिर 8 सेल्स बना, फिर और डिवीजन हुआ तो ब्लास्टुला बना जो कटोरी जैसा, बोल जैसा दिखता था, और डिवीजन हुआ तो गैस्ट्रुला बना जहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर था, और सेल डिवीजन ऐसे चला तो कोई एक हॉलो कैविटी बनना शुरू हो गई यहां पर, और उसके बाद बना गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म देखने को मिली, यानी कि सेल्स की लेयर जो बॉडी कैविटी बनाती है और बॉडी लाइनिंग बनाती है। बॉडी कैविटी का मतलब होता है बुक के ऊपर अगर कवर चढ़ा रहे हो तो वो कवर जो है वो क्या है? एक्टोडर्म। और बुक के अंदर के पेजेस जो हैं वो क्या है? वो क्या है? एंडोडर्म। और अच्छा क्या होता है? पहले ये एक तो लेयर है कवर की, एक बुक का वो जो हार्ड पोर्शन होता है ना, और यहां पे अंदर पेजेस होते हैं। तो ये पेजेस हो गई एंडोडर्म, बाहर हो गई एक्टोडर्म, ये वाली हो गई मीजोडर्म, ठीक। क्लियर हो गया? तो ये सारे सेल्स होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस पोर्शन। ये वाली जो चीज है ये क्लियर हो जानी चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे भी इस चीज का हम यूज करने वाले हैं, और वो कहां करने वाले हैं? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स देखने के लिए। डिप्लो, डाई का मतलब क्या होता है? 2, ट्राई का मतलब होता है 3। तो डिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास 2 ही लेयर है प्रेजेंट सेल्स के। कौन सी लेयर? एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक, और तीनों प्रेजेंट है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों ही प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मैडम जहां पर डिप्लोब्लास्टिक है वहां पे 2 ही लेयर हैं सेल्स की, तो दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? वहां पे कुछ प्रेजेंट नहीं, नॉन सेल्यूलर एक मैटर प्रेजेंट है, दैट इज द जेली लाइक सब्सटेंस। कुछ जेली लाइक पदार्थ वहां पर प्रेजेंट है, उसको बोल देते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। सुन लिया? मीजोग्लिया सुन लिया? ये जो मीजोग्लिया है ये कैसा है? कभी भी इसको गलती से मीजोडर्म मत बोलना, गड़बड़ हो जाता है। इतना पता होना चाहिए कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास 2 ही लेयर हैं सेल की, बीच में एडवांस तो है नहीं ना यार, बेचारे वो पुराने से हैं, तो उनके पास क्या प्रेजेंट है? उनके पास एक पुरानी सी लेयर प्रेजेंट। हाँ, नाम पर बस दे दिया है, नाम लगा दिया है कि कुछ है तुम्हारे पास, भी समझ लो कि वो बीच की कोई लेयर है, लेकिन वो कैसी है? वो है मीजोग्लिया, एसेल्युलर लेयर। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स एडवांस हुए वहां पर मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म तीनों प्रेजेंट हो गई। कैसे कैसे बनी थी अभी मैंने बताया था, देखो इसमें बताया है ना, इसमें देखो बाहर अंदर एंडोडर्म, बाहर एक्टोडर्म, और दोनों के बीच में जो लेयर प्रेजेंट हो जाएगी वो कहलाएगी मीजोडर्म। और बाहर ये जो एक्टोडर्म है, हमारी जो आउटर कवरिंग होती है बॉडी की वो एक्टोडर्मल सेल्स की बनी होती है, अंदर जो लाइनिंग बनी होती है वो किसकी बनी होती है? एंडोडर्म की। अब अगर मैं इस पेन की बात करूं, है ना, ध्यान से देखो, वापस से अपन पेन की तरफ चलते हैं। ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट भाई चीज है दुनिया में। बाहर से जो दिख रहा है ना, अगर मैं इसको बाहर से सपोजिंगली ऑरेंज कलर का पेंट कर देती हूँ, है ना, तो ये जो बाहर की कवरिंग है वो एक्टोडर्म, इसके अंदर की लाइनिंग भी तो होगी, उस लाइनिंग को मैं डिफरेंट कलर, ग्रीन कलर से अगर पेंट कर दूं तो वो अंदर की जो लाइनिंग जो तुम्हें यहां से देखने पर अंदर ग्रीन दिखेगी, वो लाइनिंग है, वो बनी है एंडोडर्म की, और दोनों के बीच में जो सेल प्रेजेंट है ना वो है मीजोडर्म, ठीक। दैट इज ऑल अबाउट डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेट अस चेक व्हाट इज रिटन ओवर हियर। टेक्निकली भाई हमें अगर पूछ लिया गया तो लिख के भी तो आना पड़ेगा, समझना तो है ही। एनिमल्स इन विच दी सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक और जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर है, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर हैं, दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक।
दी सेल लेयर्स आर, कौन कौन सी है? आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड एन अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर। अनडिफरेंशिएटेड, जिसमें सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, वो जेली लाइक लेयर जो है, इट इज कॉल्ड मीजोग्लिया, इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द सेल। एक्टोडर्म थी, एंडोडर्म थी, बीच में जेली लाइक सब्सटेंस भर दिया, मीजोग्लिया कहला दिया, हो गई डिप्लोब्लास्टिक। और इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इन विच दी सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक और जर्म लेयर, 3 एम्ब्रियोनिक या 3 जर्म लेयर है। गैस्ट्रुला, इन दी गैस्ट्रुला स्टेज, है ना। अब गैस्ट्रुला स्टेज कौन सी वाली थी? गैस्ट्रुला स्टेज ये वाली थी जो ब्लास्टुला कटोरी के बाद बनी थी, ठीक है। तो अगर ये वाली स्टेज है, ठीक, तो दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर्स आर आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, जो चीजें मैंने आपको बताई। अब देखो डिप्लोब्लास्टिक में आपको 2 लेयर दिख रही है, एक ये वाली लेयर, एक ये वाली लेयर दिख रही है, ये है एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। लेकिन यहां ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये वाली लेयर एक्टोडर्म, ये वाली लेयर मेसोडर्म, ये वाली लेयर एंडोडर्म, ठीक। 2 लेयर प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। 3 लेयर प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रिमिटिव गट। मैं दूसरी बार बता रही हूं, इसमें कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। इसमें कोई गलती मत करना, प्लीज मत करना। बच्चे अक्सर यहां गलती करते हैं, इसको सीलोम मार्क करके, जबकि ये सीलोम बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया? दैट इज ऑल अबाउट डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तब भी मैंने आपको सेगमेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी में सेगमेंट्स का प्रेजेंट होना, ठीक। जैसे ये एक बॉडी है, ठीक, इस बॉडी में एक सेगमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि अर्थवर्म में देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि 2 टाइप से ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी ट्रू सेगमेंटेशन होता है, मतलब हर सेगमेंट में कुछ रेपिटेशन होता है चीजों का। कौन सी चीजों का रेपिटेशन? ब्लड वेसल्स रिपीट होंगी हर सेगमेंट में, नर्व्स रिपीट हो सकती हैं हर सेगमेंट में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अंदर कोई रेपिटेशन कुछ भी नहीं था, बस ऊपर से देखने में ऐसा लगता था कि हाँ भाई कोई सेगमेंटेशन बना हुआ है, और सिर्फ देखने में बॉडी के ऊपर से लग रहा है कि सेगमेंटेशन बना हुआ है, तो वो फॉल्स सेगमेंटेशन है, ठीक है, सीडो सेगमेंटेशन है। और प्रॉपर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा तो रिपीटेशन होगा चीजों का, वहां उस सेगमेंट में प्रेजेंट जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, जो भी सेल्स, जो भी टिश्यूज हैं, उनका रेपिटेशन दिखेगा, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ठीक, इन पॉरीफेरन सीलेंट्रेट्स एंड एस्केलमेंट्स। सबसे पहले मैंने यहां पर यह चीज क्यों डाली है, ताकि जैसे ही हम पॉरीफेरा पढ़ेंगे, सीलेंट्रेटा पढ़ेंगे, एस्केलमेंट्स पढ़ेंगे, सबसे पहली लाइन याद रखना कि वहां पर बॉडी अनसेगमेंटेड है, कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं है। Segmentation is non-metameric when each segment is more or less independent and new segments are added from anterior, that is tapeworm. Segmentation non-metameric होता है। तो metameric का मतलब क्या होता है और non-metameric का मतलब क्या होता है वो समझो पहले, ठीक है। सी मेटामेरिक और नॉन मेटामेरिक, ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं। मेटामेरिक का मतलब होता है सेगमेंट्स का होना, ठीक है, जहां सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ये सेगमेंटेशन जो है वो ट्रू सेगमेंटेशन है, जहां पर सेगमेंटेशन दोनों तरीके का है, यानी कि एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, ठीक है। अंदर से भी सेगमेंटेशन है, बाहर से भी सेगमेंटेशन है, और यही नहीं, यहां पर रेपिटेशन भी होगा, ठीक है।
तो किस चीज का रेपिटेशन होगा? ऑर्गन्स का रेपिटेशन होगा। ब्लड वेसल्स रिपीट हो सकती हैं, नर्व्स रिपीट हो सकती हैं, कोई भी ऑर्गन रिपीट हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम नॉन मेटामेरिक की बात करें तो वहां पर नॉन मेटामेरिक का मतलब है कि सिर्फ एक्सटर्नल ही सेगमेंट प्रेजेंट है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ही प्रेजेंट है, अंदर से बॉडी डिवाइडेड नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिक एंड नॉन मेटामेरिक। आगे देखो कि यहां लिखा क्या है, यहां पर लिखा था सेगमेंटेशन इज नॉन मेटामेरिक व्हेन ईच सेगमेंट इज मोर और लेस इंडिपेंडेंट एंड न्यू सेगमेंट्स आर एडेड फ्रॉम द एंटीरियर साइड। आगे की साइड से बॉडी में नए सेगमेंट्स आते जाते हैं, लेकिन सेगमेंटेशन ट्रू नहीं है। सेगमेंटेशन अगर ट्रू है, सेगमेंटेशन इज मेटामेरिक व्हेन द सेगमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड न्यू सेगमेंट्स आर एडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर। अगर पीछे बॉडी में अगर पोस्टीरियर साइड से सेगमेंट्स ऐड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि भाई वो मेटामेरिक सेगमेंट है। और सेगमेंट्स तो मेटामेरिक कहलाते हैं, लेकिन प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कहलाता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, मार्जिन में कॉपी की लिख के रख लो। मेटामेरिज्म इज द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन, और जो सेगमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंट्स। अगर सेगमेंटेशन ट्रू है यानी कि एक्सटर्नली और इंटरनली है, और अगर सिर्फ एक्सटर्नल है तो नॉन मेटामेरिक बोला जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट दी सेगमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बॉडी जो है वो डेवलप कैसे होने वाली थी ऑर्गेनिज्म की। तो क्लास 10th में फिर से आपने रिप्रोडक्शन जहां पर पढ़ा था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नाम का चैप्टर, वहां पर आपने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट 2 तरीके से होता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर हुआ तो बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर हुआ तो बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वही चीज लिखी हुई है, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, सपोजिंगली पानी के अंदर हुआ, जैसा किसमें होता है, फ्रॉग में। आपने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पढ़ी थी क्लास 8th में जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था। वहां पर आपने देखा था कि जो एग्स हैं वो इस तरीके से, फीमेल फ्रॉग लेज एग इनसाइड द वाटर, जिसके ऊपर मेल फ्रॉग के स्पर्म्स आ जाते हैं और फिर वो फर्टिलाइज कर जाते हैं वहीं पर पानी के अंदर। तो वो कैसा फर्टिलाइजेशन था, वो था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल एम्फीबियंस, हेमिकॉर्डेट्स, बोनी फिशेस एक्सेट्रा। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। ठीक, उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द मदर्स बॉडी, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मदर की बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन, जैसा कि ह्यूमंस में भी देखा जाता है। एग्जाम्पल मैमल्स, ठीक है, सारे मैमल्स में यही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एव्स में, रेप्टाइल्स में, कार्टिलेजिनस फिशेस और इंसेक्ट्स में भी। इसके अलावा हमने कुछ और टर्म्स पढ़े हुए हैं, ओवीपैरस, ओवाइवीपैरस। तो वही है, व्हेन एग्स फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड, एग अगर प्रेजेंट है, इट इज लेड, द फिनोमेना इज कॉल्ड ओवीपैरस। फर्टिलाइजेशन के बाद या फर्टिलाइजेशन होने से पहले, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट होने के बाद या फ्यूजन ऑफ गैमीट होने से पहले अगर कोई ऑर्गेनिज्म एग ले कर दे, ठीक है, अंडा दे दे, तो एग ले कर दे तो क्या कहलाता है, ओवीपैरी। एग्जाम्पल फ्रॉग में होता है कि अनफर्टिलाइज्ड ओवम रहता है, बर्ड्स में होता है कि फर्टिलाइज्ड एग होता है। इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारा क्या है, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। अभी खत्म नहीं हुआ, जब डेवलपमेंट होता है इनसाइड मदर्स बॉडी, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मदर। मदर की बॉडी के अंदर तो हो रहा है लेकिन मदर का ज्यादा रोल नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज ओवोवाइविपैरी। एट द टाइम ऑफ लेइंग द एग कंटेन्स अ फुल्ली डेवलप्ड यंग वन इनसाइड। एग ले कर दिया लेकिन मदर का कोई रोल नहीं था, सिर्फ एग ले करने तक का प्रोग्राम था। एग ले करने के बाद जो एग है उसमें ऑलरेडी एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, जैसा कि रेप्टाइल्स में देखा जाता है। इसके बाद when young ones are born after complete development inside the mother's body, phenomena is viviparity। पूरा ऑर्गेनिज्म मदर की बॉडी में ही ग्रो कर रहा है फर्टिलाइजेशन होने के बाद से, पूरा मदर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, वाइविपैरी। ठीक है, विविपैरस, मैनिमल्स, सम कॉन्ड्रिक्टाइस, इनमें क्या देखा जाता है, वाइविपैरी। मतलब मदर की नीड होती है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। यहां पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वो खैर आपके इसी पोर्शन से रिलेटेड है। आपको पता है जो ह्यूमंस के अंदर
है ना। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यहां पर जितनी लिखी है मैं आपको बता चुकी हूं अबाउट पैटर्न ऑफ लाइफ। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब ह्यूमंस आर गिविंग बर्थ, है ना, उस दौरान फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट ग्रो करता है फीमेल की बॉडी के अंदर, तो उस दौरान एम्ब्रियो बनने के बाद जब फीटस की स्टेज पर पहुंचता है सेल डिवीजन हो के, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर दैट डेवलपिंग organism inside the mother's body has the capability to heal the mother's body. मदर की बॉडी को ठीक करने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। दिस इज द फैक्ट। यस, इट हैपेंस। हाउ इट हैपेंस? वहां पर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, नए सेल्स हमेशा बन रहे हैं, नए सेल्स हमेशा बन रहे हैं। जहां पर भी सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, नए सेल्स को भेज दिया, या फिर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। स्टेम सेल्स इसीलिए काम आते थे, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है कि जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन फीमेल के अंदर डेवलप हो रहा है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमन फीमेल यानी कि अपनी मदर को किसी भी बीमारी से हील करवा सकता है। ये शक्ति कहाँ से आई? ये शक्ति आई वहां पर जो रेगुलर डिवाइडिंग सेल्स है ना, उनसे। ठीक, ओके, वील मूव अहेड। अभी हमको मालूम है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल की बॉडी के बाहर का फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी फीमेल की बॉडी के बाहर, इंटरनल यानी फीमेल की बॉडी के अंदर हुआ फर्टिलाइजेशन। ओवीपैरी मतलब एग ले कर दिया, चाहे वो फर्टिलाइज था चाहे वो फर्टिलाइज नहीं था। इसके बाद ओवोवाइवीपैरी का क्या मतलब है कि मदर ने एग तो ले कर दिया, है ना, ऑर्गेनिज्म डेवलप भी हो रहा है, लेकिन उसमें मदर का कोई रोल नहीं है, उस एग में ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगर मदर का रोल है, मदर पे डिपेंडेंट है वो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होने वाला है, तो वो कहलाएगा क्या? वाइवीपैरी। दैट इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड, कॉर्डा डॉर्सलिस जिसको बोलते हैं। नोटोकॉर्ड, कॉर्डा डॉर्सलिस। नाम देख के मत घबराओ, नोटोकॉर्ड कुछ नहीं होता, सिर्फ एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर होता है। रॉड के जैसा, देखो ये बना हुआ दिख रहा है ना, यही है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके का है ना, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का, ठीक, जिसको हम बोलते हैं दिखने में ऐसा एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर जो कहलाता है नोटोकॉर्ड। क्लियर? It is a tubular rod-like structure present between nerve cord and alimentary canal. It is derived from the mesoderm. Mesoderm से बनता है नोटोकॉर्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जीवन के किसी भी काल में, चाहे डेवलपमेंट के टाइम पे चाहे डेवलपमेंट के बाद, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के पैदा होने के पहले या पैदा होने के बाद, किसी भी स्टेज में अगर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेट कहलाता है। और अगर ये नोटोकॉर्ड जीवन काल में कभी भी प्रेजेंट नहीं थी, जाइगोट से लेकर के नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया, मर गया, कभी नोटोकॉर्ड रही नहीं, तो वो ये नॉन कॉर्डेट। वो क्या है? वो हो गया नॉन कॉर्डेट। इसके अलावा एक और बात जो मुझे आपको इसके बारे में बतानी है वो क्या है? वो ये है कि ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये हमेशा बॉडी के पीछे के हिस्से में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बॉडी के हमेशा पीछे के हिस्से में प्रेजेंट होती है यूजुअली। दूसरी बात, यहां पर ये लिखा भी हुआ है कि नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में होती है। आगे एलिमेंट्री कैनाल, पीछे नर्व कॉर्ड, बीच में नोटोकॉर्ड। ठीक है, देखो, Animals which possess a notochord at some stage in their lifetime, जीवन काल में कभी भी, जन्म से लेके मृत्यु तक, और जन्म जब हुआ तो उससे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक प्रेजेंट रही हो, फिर उसके बाद नहीं रही हो, तो किसी भी स्टेज में प्रेजेंट है, बस होना चाहिए, तो कहलाएंगे कॉर्डेट्स। एनिमल्स विच नेवर पोजेस नोटोकॉर्ड, जिनके जीवन काल में कभी भी नोटोकॉर्ड नहीं होती, वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स। That is all about the classification कि क्या फीचर्स थे जिन पे क्लासिफाई किया गया। मैं एक बार फिर आपको वो बता देना चाहती हूँ, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किससे? उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे आगे के
फाइलम से। ठीक, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर हमने पढ़ा बॉडी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, फिर हमने पढ़ा बॉडी प्लान कैसा होता है, सेल्यूलर है या ब्लाइंड सैक है, एक ही माउथ, एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस है, या अलग अलग ओपनिंग है जो माउथ और एनस है, तो वो ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब में मैंने आपको पढ़ाया प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम मतलब माउथ जिनमें पहले बना, ड्यूट्रोस्टोम मतलब माउथ जिनमें बाद में बना, मतलब पहले एनस बना होगा। नेचर ऑफ सीलोम यानी सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, सीलोमेट का मतलब क्या है, जहां सीलोम यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। सीडोसीलोमेट मतलब झूठ मूठ का सीलोम प्रेजेंट है, दिलासा दिला रहा है कि मैं हूं लेकिन है नहीं और कभी नहीं होगा। एसीलोमेट का क्या मतलब है, जहां पर मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म चिपके हुए हैं, कोई खाली जगह ही नहीं है किसी ऑर्गन के लिए। सेल क्लीवेज में हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरिला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और उसके बाद फिर बनता है एम्ब्रियो, और उसमें सेल डिवीजन होता है। तो तभी बनती है ये एम्ब्रियो बनने से पहले जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में जो सेल डिवीजन होता है वो सेल क्लीवेज है, और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बना देता है। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ा, 2 जर्म लेयर एंडोडर्म और एक्टोडर्म प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। फिर सेगमेंटेशन पढ़ा, ट्रू सेगमेंटेशन होता है, फॉल्स सेगमेंटेशन होता है। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी में अंदर बाहर दोनों तरह से सेगमेंट है और ऑर्गन्स रिपीट हो रहे हैं। फॉल्स सेगमेंटेशन का मतलब है कि सिर्फ बाहरी सेगमेंटेशन है, अंदर कोई सेगमेंट नहीं था। प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म और सेगमेंट को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। फिर पढ़ा पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वाइविपैरी, ओवोवाइविपैरी, ओविपैरी। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा नोटोकॉर्ड, रॉड जैसा स्ट्रक्चर जो बॉडी में प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल और हमारी नर्व कॉर्ड के बीच में, जो क्या करेगा, जो किसका बना है, मेसोडर्म का बना है। जीवन काल में अगर कभी भी ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा कॉर्डेट, और कभी भी प्रेजेंट नहीं था तो कहलाएगा नॉन कॉर्डेट। इतने क्राइटेरिया पे हमने डिसाइड किया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस जगह पर आएगा। पहली चीज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेसोडर्म डिफरेंट फाइला। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अलग अलग फाइला के। पहला हम देखते हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जो आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम में वो है पॉरीफेरा। सबसे पुराना, सबसे आसान, सबसे सिंपल, सीधा साधा जो इंसान, इंसान तो नहीं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है पॉरीफेरा। कॉमनली इनको स्पॉन्जेस बोलते हैं। जो स्पॉन्जेस हम देखते हैं ना वो हैं ये। ठीक, कहां देखी जाती हैं, जनरली मरीन वाटर में देखी जाती हैं, पर कभी कभी कहां स्पॉन्जिला जो होती है वो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती है। यूजुअली हमेशा मरीन वाटर में पाई जाती है, कभी कभी कोई कोई स्पॉन्जेस होती हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि सिर्फ सेल्स की बॉडी बनी है। अब देखो यहां हर टर्म यूज होगा। बॉडी एसिमेट्रिकल है, यानी किसी भी प्लेन से डिवाइड करो 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर ही डाइजेशन हो जाएगा। जब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू प्रेजेंट ही नहीं है, तो डाइजेशन तो सेल के अंदर ही होना पड़ेगा, तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर, एक खुद ही ऑर्गेनिज्म अपना नया टाइप बना देता है। किस मेथड से? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? वो मेथड जहां पे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो 2 फ्रेगमेंट्स में टूटने के बाद भी पूरा अब जो सेगमेंट टूटा है उस पूरा सेगमेंट का एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो वो प्रोसेस देखा जाता है किसमें? पॉरीफेरा में। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको मैंने अगर 2 हिस्सों में तोड़ दिया तो ये हिस्सा अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये हिस्सा अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा, तो 1 से 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए। दैट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? एक ही ऑर्गेनिज्म में जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, यानी कि बायसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है ना, फर्टिलाइजेशन इंटरनली हो सकता है। अब यहां जो ये पॉइंट लिखा है इसको स्टार बना करके लिखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो कभी नहीं भूलोगे कि पॉरीफेरा की बॉडी में क्या होता है। पहले इसको रीड करो, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाती हूं। दे हैव वाटर कैनाल, इनके पास वाटर कैनाल है। वाटर कैनाल का क्या मतलब है? ऐसी कोई जगह जहां से पानी मूव कर रहा है, आ जा रहा है।
इतना तो समझ गए। तो कोई ऐसी जगह है इनकी बॉडी में जहां से कोई रास्ता है जहां से पानी घुसता है और फिर निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर कैनाल। और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर यानी पानी, ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने वाला जो रास्ता होगा वो प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, इन विच वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर, छोटे छोटे पोर्स में से वाटर बॉडी में एंटर करता है, कॉल्ड ऑस्टिया। और वो जो छोटे छोटे पोर हैं वो कहलाते हैं ऑस्टिया। स्पॉन्जेस में आपने देखे होंगे पोर्स दिखते हैं इन दी बॉडी वॉल एंड रीचेस दी सेंट्रल कैविटी। छेद में से घुसे, पोर में से घुसे और कहां घुस गए? सेंट्रल कैविटी में, बॉडी के मेन हिस्से में घुस गए, कॉल्ड स्पॉन्जियोसील। और वो जो मेन हिस्सा है ना बॉडी का मेन रास्ता, वो है स्पॉन्जियोसील, एंड गोज थ्रू आउट दी लार्ज टर्मिनल ओपनिंग। और फिर देखो घुसा तो छेद में से था, फिर मेन रास्ते में गया, तो वो मेन रास्ता सा स्पॉन्जियोसील, सील का मतलब कैविटी कुछ, तो स्पॉन्जियोसील में गया, फिर एक ऊपर टर्मिनल था जहां से पूरा पानी बाहर निकल गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पानी एक बार बॉडी में घुस गया तो वहीं रहेगा, बाहर तो उसे निकलना है, तो पूरा पानी बाहर निकल गया, जिसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। स्पॉन्जियोसील एंड रेडियल कैनाल्स आर लाइंड बाय कोआनोसाइट्स एंड कॉलर सेल्स। और इस रास्ते में बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं और उन सेल्स का नाम है क्वानोसाइट्स एंड कॉलर सेल्स। अब मैं आपको ये बना के बताती हूं, या बेसिकली मैं आपको इसका डायग्राम दिखा भी सकती हूं। ये हमने पढ़ा था यहां पे, देखो ये बॉडी दिख रही है, ये बॉडी कैसी है? ऐसी बॉडी है, यहां पर एक रास्ता है, उसके बाद यहां एक रास्ता है। अभी बॉडी का ये आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा ये है जहां पर छोटे छोटे पोर्स हैं। मैं इस पोर्स को ऐसे बना देती हूं, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये रास्ता मैंने खुला छोड़ा है, ये रास्ता मैंने खुला छोड़ा है, ठीक है। तो वाटर यहां से एंटर करेगा इन पोर्स में से, ठीक है। इन पोर्स में से वाटर एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, ठीक, जो क्या कहलाती है? ऑस्टिया। पोर्स जो है वो क्या कहलाती है? ऑस्टिया, ठीक। ऑस्टिया में से पानी घुसा, सेंट्रल कैनाल ये वाली है, ये पोर है ना, यहां से ये टर्मिनल है, तो ये सेंट्रल कैनाल है, इसमें पानी गया तो सारे सेल्स ने, जैसे ही पानी अंदर आया तो सारे सेल्स ने अपना अपना खाना ले लिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो दे दिया। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट वाला पानी जो है वो टर्मिनल से बाहर आ जाएगा। ये होता है किसमें? स्पॉन्जेस में। क्राइटेरिया समझ गए? अब देखो, ठीक है। तो ऑस्टिया मतलब कि वो पोर थे, ये ऐसे अपन ने बॉडी बनाई थी, ऐसे अपन ने पोर बनाए थे, ये पोर्स हैं तो ये ऑस्टिया हैं, और ऊपर से हमने ये कैनाल बनाया हुआ था, टर्मिनल बनाया हुआ था। तो ये जो बीच का रास्ता है ना, ये बीच का रास्ता कौन सा? पानी यहां से घुसेगा और ये बीच के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा बॉडी में, तो ये है स्पॉन्जियोसील, ठीक है, सेंट्रल कैनाल। और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा, तो ये जो पोर्शन है ये है ऑस्क्यूलम, ठीक है। This is what is happening inside the body of the sponges in the porifera। बीच में यहाँ पर सेल्स भी होते हैं, बीच में यहाँ पर पूरे रास्ते में कोआनोसाइट्स या कॉलर नाम के सेल्स हैं। This pathway helps in the food gathering, respiratory exchange of gases and removal of metabolic waste। मैंने आपसे क्या बोला? जैसे ही पानी घुसेगा तो पानी में तो खाना वाना सब प्रेजेंट है, अब्सॉर्ब्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जैसे ही पानी घुसा तो खाना पानी सब लेकर आया था, गैसेस लेकर आया था, सेल्स ने इंपॉर्टेंट चीजें ले ली, जिसकी जरूरत नहीं थी वो पानी को दे दिया, पानी बाहर चला गया बॉडी से। अब ये प्रोसेस हर बार हो रही है क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो पानी में ही रहेगा, पानी को कोई आने जाने से रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्पिक्यूल्स होते हैं या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। अब ये जो यहाँ पर स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन एक ही बात है। आप ये समझ लो कि पोरीफेरा के पास बोन टाइप का कुछ है, अगर बोन जैसा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर जो है तो वो है स्पॉन्जिन, और स्पॉन्जिन जो है वो स्पिक्यूल्स के जैसा दिखता है। इस तरीके से जब आप इसको देखोगे तो ये देखो, ये स्पिक्यूल की तरीके कांटे कांटे जैसे दिख रहा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है माइक्रोस्कोप में देखने पे, ठीक। तो ये वो हो गया स्पॉन्जिन और स्पिक्यूल कैसा होता है। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको यहाँ पे बतानी है, वो है किसके बारे में? हाँ, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया था, पर यहाँ लिखा था कि कोआनोसाइट्स और कॉलर सेल्स प्रेजेंट
प्रेजेंट है। तो ये वाइवा में पूछा जाता है कि कॉलर सेल्स का क्या काम होता है या कोआनोसाइट्स का क्या काम होता है। कोआनोसाइट्स पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यू भी आता है, इसीलिए मैं इसको अलग से बता रही हूं, मार्जिन में ऊपर लिख लेना। कोआनोसाइट्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? पॉरीफेरा की बॉडी में क्या चल रहा है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है ना, मतलब पानी आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो पानी जो है उसको आ तो जाएगा, बॉडी में एंटर तो हो जाएगा, लेकिन उसे जाना भी तो है। तो वो जाएगा कैसे? कोआनोसाइट्स की मदद से। कोआनोसाइट्स क्या करते हैं? कोआनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वाटर करंट। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये सपोजिंगली वो स्ट्रक्चर था स्पॉन्जोसील वाला, और यहां पर ये पोर्स थे, ये पोर था ना, तो यहां से वाटर एंटर किया। मैं इसको इस कलर से बना देती हूँ, आपको दिखेगा। ये यहां से वाटर एंटर किया, एक मिनट, हाँ, यहां से वाटर एंटर किया, एंटर करके यहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं? पानी को ऊपर की तरफ पुश कर देंगे तो पानी यहां टर्मिनल एंड से बाहर की तरफ चला जाएगा। तो कोआनोसाइट्स का मतलब समझ में आ गया क्या होते हैं, कॉलर सेल्स का मतलब समझ में आ गया। मैं इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ऑस्टिया मतलब पोर होते हैं जो प्रेजेंट है जहां से पानी एंटर करेगा। स्पॉन्जोसील का मतलब वो टर्मिनल जगह, बीच की वो कैविटी जहां से पोर में से पानी आ गया अंदर, अब बॉडी कैविटी से ऊपर जाना है तो वो जो कैविटी है वो है स्पॉन्जोसील। ग्रोज आउट टर्मिनल ओपनिंग, टर्मिनल ओपनिंग ऊपर की जो ओपनिंग है जहां से पानी बाहर जाएगा उसको बोलते हैं, ओपनिंग का नाम है ऑस्क्यूलम। ठीक, इसके बाद इसमें रेडियल कैनाल प्रेजेंट है, मतलब ऐसे लेंथ में कैनाल प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद कोआनोसाइट और कॉलर सेल्स हैं जो वाटर करंट बनाएंगे, यानी कि पानी को पुश करेंगे ऊपर की तरफ, और तभी इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है। इसके बाद हमने पाथवे देखा, गैदरिंग, रेस्पिरेटरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, खाना भी ले आएगा, गैसेस भी ले आएगा, अनवांटेड अनअब्सॉर्ब्ड मटेरियल को सेल से बाहर भी ले जाएगा। इसके बाद इसका स्केलेटन स्पिक्यूलिया स्पॉन्जिन फाइबर का बना है जो एक बोन जैसा स्ट्रक्चर है पॉरीफेरा के लिए, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पॉरीफेरा को। बात समझ में आ गई? दैट इज ऑल अबाउट पॉरीफेरा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम निडेरिया। सी साइलेंट है यहां पे, ठीक है, सिनिडेरिया कोई भी मत बोलना, निडेरिया बेटा सी साइलेंट है डियर स्टूडेंट्स, सी इज साइलेंट, सो दिस फाइलम इज नोन एज निडेरिया. Animals are also called coelentrates as they have a central gastrovascular cavity. इनको coelentrate बोला जाता है. सील का मतलब क्या होता है? कोई खाली जगह, तो इनकी बॉडी में बीच में खाली जगह है तो coelentrates बोल दिया. अब आपको याद होगा जितने भी मैंने आपको आगे पॉइंट्स पढ़ाए वहां पे coelentrata, टिनोफोरा एक साथ चलते थे, धीरे धीरे प्लैटीहेलमिन्थस ने भी उनका साथ पकड़ लिया था. तो ये वही टिनोफोरा और coelentrata वाला coelentrata है. कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ गए होंगे. जनरली एक्वेटिक होता है, पानी में ही देखा जाता है, मरीन वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में देखा जाएगा. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो मिल मिलकर यहां निडेरिया में क्या बना चुके होते हैं? टिश्यू बना चुके होते हैं. तो इनमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 लेयर होती है बॉडी वॉल की, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म. ठीक, मेसोडर्म नहीं. रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है? किसी भी एंगल से कट करो तो बॉडी 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी. किसी भी प्लेन, किसी भी एक्सिस को डाल दो, बॉडी 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी. दैट इज रेडियल सिमेट्री. क्लियर? हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. देखो कितना फायदा है ये चीज पहले पढ़ने का. अब हमको हर चीज का मतलब पता है. नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स. निडेरिया जो नाम आया है इस फाइलम का, वो कहां से आया है? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट नाम के सेल्स हैं ये, है ना. सेल का नाम है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट. विच कंटेन स्टिंगिंग सेल, जिनके पास स्टिंगिंग कोई चुभने वाले सेल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं. अब देखो कोई भी चीज अगर चुभने वाली है, शार्प है, लड़ाई करेगी ना, तो लड़ाई करते हैं ये. तो अपने प्रे को मारने के लिए, प्रे को कैच करने के लिए और अपना जो दुश्मन है उसको मारने के लिए इनके पास कौन से सेल्स हैं? नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स हैं विच कंटेन स्टिंगिंग सेल कॉल्ड निमैटोसिस्ट. ठीक, प्रेजेंट ऑन दी टेंटिकल्स. टेंटिकल्स मतलब जो निकले हुए ऊपर वाले पोर्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर है ना, ये दिख रहा है, तो यहाँ टेंटिकल्स पर ये इसके निकले निकले से ऐसे फाइबर जैसे पोर्शन दिख रहे हैं, यहाँ टेंटिकल्स के ऊपर जो प्रेजेंट है. ठीक, एंड दी बॉडी वॉल, और बॉडी वॉल पे भी प्रेजेंट है.
पूरी बॉडी पे भी प्रेजेंट है और वहां टेंटिकल पे भी प्रेजेंट है, मतलब कि मारने के लिए चलेगा तो बहुत ज्यादा लड़ाई करेगा। नीडोब्लास्ट आर मेंट फॉर द एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। तो देखो अगर कोई ऐसा सेल है जो स्टिक कर सकता है, जो नुकीला है, तो उससे ये चिपक भी सकते हैं, एंकरेज भी प्रोवाइड हो जाएगा, डिफेंस भी होगा, कोई आएगा तो इजीली मार नहीं सकता, और अपने प्रे को भी कैच कर लेंगे उससे। ठीक है। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, बीच में गैस्ट्रोवेस्कुलर मतलब जहां डाइजेशन होगा वो वाली कैविटी होती है, ये हम आगे भी देख चुके हैं, और इसीलिए इनको सीलेंट्रेट बोला गया था। डाइजेशन इज पार्टली इंट्रासेल्यूलर, पार्टली एक्स्ट्रासेल्यूलर, थोड़ा बहुत डाइजेशन सेल के बाहर, थोड़ा बहुत डाइजेशन सेल के अंदर। और सेल के बाहर डाइजेशन क्यों हुआ भैया? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है तो क्या है वहां पे, नाचने के लिए थोड़ी प्रेजेंट है, कुछ तो करेगी ना, क्या करेगी? डाइजेशन करेगी। ठीक। Some cnidarians like corals have skeletal composed of calcium carbonate। अब भाई ये ऐसे तो है नहीं बेचारे कि इनके पास बोन हो, ठीक है, कोई स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रक्चर हो, तो इनके पास क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना हुआ एक स्केलेटन जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेसिकली, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट स्केलेटन, प्रॉपर स्केलेटन नहीं है, उसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जो किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। ठीक, ओके। उसके बाद निडेरियंस शो टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप एंड मेड्यूसा, डायग्राम देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज पॉलिप एंड दिस स्ट्रक्चर इज मेड्यूसा। ठीक, अब लेबलिंग पे जाते हैं। अच्छा, ये यहां लिखा भी हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर है पॉलिप, ये वाला स्ट्रक्चर है मेड्यूसा। अब इसके पास देखो, वहां पे अपन टेंटिकल्स बोल रहे थे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देख रहे थे, गैस्ट्रोडर्मिस, मीजोग्लिया, एपिडर्मिस, टेंटिकल सब दिख रहा है यहाँ पे। टेंटिकल मतलब ऐसे कुछ, ये हाथ जैसे जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे स्पाइक जैसे निकले हुए कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने बताए थे, वो टेंटिकल है। दोनों में प्रेजेंट है, मेड्यूसा में भी प्रेजेंट है और पॉलिप में भी प्रेजेंट है। बीच में कैनाल मैंने बोला था ना एक जगह प्रेजेंट है, तो वो क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दोनों में प्रेजेंट है, इसमें यहां पे ये वाली। इसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस, जो गैस्ट्रो कैविटी है, उस कैविटी के जो सेल्स हैं, है ना, उनपे एक लेयर बना रखी है उन सेल्स ने, तो उसको बोला गैस्ट्रोडर्मिस। डर्मा मतलब होता है स्किन, तो जो गैस्ट्रो कैविटी उसके अंदर की जो स्किन है वो है गैस्ट्रोडर्मिस। और इनके पास मीजोग्लिया प्रेजेंट है। मैडम मीजोग्लिया अभी बताया, बिल्कुल भूलने की गुंजाइश नहीं है। मीजोग्लिया क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जहां एंडोडर्म और एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है, उनमें बीच में कुछ जेली लाइक नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कहलाता है मीजोग्लिया। सुन लिया, याद रहेगा। इसके बाद एपिडर्मिस यानी कि बाहर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस। फिर टेंटिकल यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वहां ऊपर थे टेंटिकल, यहाँ नीचे टेंटिकल है। दोनों में अंतर ये है कि पॉलिप जो है वो जमीन से अटैच रहता है और मेड्यूसा जो है वो हर जगह घूमता रहता है। मेड्यूसा ऐसा स्ट्रक्चर है, नीचे टेंटिकल है तो ये ऊपर पानी में घूमता रहता है, और मेड्यूसा के ऊपर टेंटिकल है तो वो खड़ा ही रहता है पानी में। सॉरी, पॉलिप जो है उसके ऊपर टेंटिकल है तो वो खड़ा रहता है पानी में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू। दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं। पॉलिप इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल इन हाइड्रा एंड एडेम्सिया। सेसाइल मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है और सिलेंड्रिकल है, दिख ही रहा है शेप में। ठीक। मेड्यूसा इज फ्री स्विमिंग, आराम से कहीं भी स्विम करने वाला जो है वो है मेड्यूसा। एंड अम्ब्रेला लाइक इन ऑरेलिया एंड फाइसेलिया। जब मैं किसी वाटर बॉडी को देखती हूं तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है अगर मेड्यूसा दिख सके। कभी आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप कभी देखिएगा कि मेड्यूसा जो है वो बहुत सुंदर लगता है हर जगह घूमता हुआ। ठीक, तो ये फ्री स्विमिंग मेड्यूसा होता है और एक जगह खड़े रहने वाला कौन होता है? पॉलिप होता है। ये दोनों फॉर्म्स किसमें देखे जाते हैं? निडेरिया में देखे जाते हैं। क्लियर हो गया? दैट इज ऑल अबाउट दी फाइलम निडेरिया। नेक्स्ट फाइलम की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है टीनोफोरा। ठीक, टीनोफोरा एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट और कोम्ब जेलीज। सी वॉलनट कहलाते हैं या कोम्ब जेलीज कहलाते हैं। ये जैसा आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, बिल्कुल इसी तरीके का होता है। और अगर आप इसको निकाल के हाथ पे रख लोगे ना तो ये देखो, ये है ना, ये है वो जेली। ऐसा लग रहा है कि कोई स्टोन है, लेकिन देखो कितना खूबसूरत है। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है जो किसी ने पानी में से निकाल के अपने हाथ पे रख लिया है। सो यू कैन सी कितना ट्रांसपेरेंट है। इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितनी चीजें प्रेजेंट है ना। सो दिस इज अ रियली ग्रेट थिंग।
अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इनको कॉमनली सी वॉलनट या कोम जेली बोला जाता है और वो जेली जैसा ही दिख रहा था। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेल्स ने यहां पर जुड़ जुड़कर टिश्यू बना रखा है, ऑर्गन अभी नहीं आया है, हर जगह सेल के बाद टिश्यू ही आया है। डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 2 लेयर हैं बॉडी वॉल की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। 2 लेयर बॉडी वॉल की प्रेजेंट हैं, सेल्स ने 2 लेयर बना रखी है, बाहरी एक्टोडर्म, अंदर की एंडोडर्म। रेडियल सिमेट्री, मतलब किसी भी एंगल से कट कर लो। अब आप देखो ना, इसको देखो, इसे किसी भी एंगल से कट करो तो 2 इक्वल हाफ ही मिलेंगे, कोई सा भी प्लेन हो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो बोल दिया रेडियल सिमेट्री है। और इसके अलावा बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। अब ये इतना जेली जैसा स्ट्रक्चर है तो ये चलेगा कैसे? तो इसकी बॉडी के पास बाहर की साइड एक्सटर्नली सीलिएटेड सेल्स होते हैं, सेल के पास सीलिया होते हैं। तो ये सीलिया क्या करते हैं? वाटर करंट को पुश करके मूव करने की कोशिश करते हैं, तो उस तरीके से इनका मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, है ना। डाइजेशन इज एक मिनट, डाइजेशन इज पार्टली एक्स्ट्रा सेल्यूलर, पार्टली इंट्रासेल्यूलर। थोड़ा बहुत डाइजेशन बाहर हो गया, थोड़ा बहुत डाइजेशन अंदर हो गया। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड, आपको मैंने बायोल्यूमिनेसेंस पढ़ाया है कीवर्ड्स में, इसीलिए मैं वहां पे कीवर्ड्स पढ़ाती हूं। जो चीजें हमने क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया पढ़ते वक्त नहीं देखी थी, वो मैंने आपको किस में पढ़ा दी थी? कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता था वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास कैपेबिलिटी है टू एमिट लाइट, जो अपनी बॉडी से लाइट दिखा सके। बायो मतलब लाइफ और ल्यूमिनेसेंस इज फॉर लाइट, तो वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट को एमिट कर सके, जुगनू जैसे होते हैं, वो कहलाते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो अंधेरे में आप इन ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो देखो ना, तुम्हें इसमें लाइट लाइट जैसा नहीं दिख रहा, इसमें किसी ने सीरीज थोड़ी एलईडी थोड़ी लगी है जो ये इतना शाइन कर रहा है, इसके पास बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये इतना शाइन कर रहा है। ठीक। एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, एंड रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना। तो ये दोनों तो एग्जाम्पल हो गए, टीनोप्लाना जरूर याद रखिएगा, प्लूरोब्रैकिया तो फिर भी ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल नहीं सकते, इसलिए मैंने ऐसा बोला। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब कि बॉडी के बाहर हुआ ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल पार्ट दोनों एक ही साथ प्रेजेंट है एक ही बॉडी में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब अपना अपना काम बढ़िया आराम से कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, जिसका नाम है प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटी बोला गया है क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लेट जैसे फ्लैट है, प्लेट की तरह फ्लैट है। एनिमल्स आर फ्लैटवर्म्स बिकॉज देयर बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, आगे पीछे से बॉडी जो है वो कैसी है? चपटी है, इसीलिए फ्लैटेंड बॉडी है, और बोला गया है कि ये प्लैटीहेलमिन्थस है, फ्लैटवर्म्स है। Animals are mostly parasitic, endoparasite on other animals including human being. हमारी बॉडी में भी प्लैटीहेलमिन्थस पाए जाते हैं, ऐसे पतले से होते हैं, तो कहीं पर भी जाके वेसल के अंदर, ऑर्गन के अंदर चिपक जाते हैं। ठीक, अब वो वहां से हिलते ही नहीं है, तो इसीलिए तो क्या बोला गया है कि ये क्या है? ये हैं पैरासाइट्स। और किस तरीके के पैरासाइट्स? दीज आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके रहे, इनसाइड दी बॉडी रहे, तो बोलते हैं एंडोपैरासाइट। और ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के भी अंदर रह रहा है। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सम शो ऑर्गन सिस्टम लेवल। मैंने बोला कि ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी रह रहे हैं, है ना। तो ये जो टेपवर्म, फ्लैटवर्म्स होते हैं, टेपवर्म्स होते हैं, वही तो हैं जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन और इधर उधर, मतलब कि आप ये समझ लो गट के अंदर प्रेजेंट है। कौन से ऑर्गन्स में? इंटेस्टाइन लाइक ऑर्गन्स में। ठीक। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गन्स इसकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, और कुछ तो इतने एडवांस है कि ऑर्गन सिस्टम लेकर बैठे हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब एडवांसमेंट हो गया, पहले क्या था? डिप्लो 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 चल रहा था, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो गया ना प्लैटीहेलमिन्थस से। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 3 लेयर प्रेजेंट है बॉडी में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर प्रेजेंट है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, 2 ही पार्ट्स बनेंगे
किसी एक जगह से कट करने पे बॉडी को। अब देखो इसको अगर मैं इसे बीच में से ऐसे कट करूंगी तो एक हाफ ये वाला, एक हाफ ये वाला, तो दो पार्ट ही बने। तो अगर किसी प्लेन से इसे कट करेंगे तो कौन से प्लेन से कर सकते हैं? एक ही एक्सिस से कर सकते हैं, तो बायलेटरल सिमेट्री मिल जाएगी। मतलब ऑर्गेनिज्म को किसी एक जगह से डिवाइड करने पर दो हाफ्स क्रिएट हो जाएंगे। एसीलोमेट है मतलब सीलोम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और उसके नीचे क्या, एंडोडर्म, तीनों आपस में चिपकी हुई हैं, कोई जगह ही नहीं है। जगह होती तो क्या होता? जगह होती तो क्या होता? सीलोमेट होता। जगह नहीं है इसीलिए एसीलोमेट। सीलोम मतलब होता है बॉडी कैविटी, अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले। Parasitic forms have hook and sucker. Some of them absorb nutrients from the host directly through the body surface. इनकी बॉडी में हुक्स जैसे सेल्स होते हैं जो हुक करके चिपक जाते हैं। अब मान लो ये आपके इंटेस्टाइन में बैठा है, आप इतना सारा खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, भैया निकल जाता ना, अभी तक तो निकल जाना चाहिए था, निकला क्या? नहीं निकला, बैठा है वहीं पकड़ के। तो पकड़ने के लिए इसके पास क्या है? पकड़ने के लिए इसके पास हुक्स और सकर्स हैं। हुक कैसा होता है? ऐसा होता है ना, इसके पास भी ऐसे सेल्स हैं जो हुक लगा के बैठा रहता है, ठीक, या फिर सक करके मतलब चिपक के अपनी इंटेस्टाइन की वॉल से बैठा रहता है। ऑफ देम अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब अब्सॉर्ब भी हमारे जो इंटेस्टाइन है वहां से ये न्यूट्रिएंट्स भी अब्सॉर्ब कर लेगा। और एंडोपैरासाइट का तो मतलब ही ये था ना कि जो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब भी कर ले और आपकी बॉडी में भी रहे। तो रह भी रहा है, वहां पे लटक गया अपने हुक लगा के और वहां पे खाना भी खा लेता है, ठीक है। होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। और अपनी बॉडी से इनको खाना कहां से मिला? ये हमारी बॉडी सरफेस, यहाँ इसने हुक लगाया, वहीं से हुक से खाना भी ले रहा है और लटका भी हुआ है, तो बॉडी में ही रह रहा है, ठीक। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स परफॉर्म एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फ्लेम सेल्स। ये जो फ्लेम सेल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस फाइलम के लिए, प्लैटीहेलमिन्थस के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये ऐसी जगह प्रेजेंट है कि ये एक्सक्रीशन करेंगे। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इन फ्लेम सेल्स के थ्रू ही, फ्लेम सेल नाम है, फ्लेम सेल के थ्रू ही बॉडी से बाहर जाता है। और ये ऑस्मो रेगुलेशन भी बना के रखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है? यानी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाकर रखना। ये काम प्लैटीहेलमिन्थस में कौन कर रहा है? फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल दो काम कर रहे हैं, एक्सक्रीशन भी और सॉल्ट और वाटर बैलेंस बना रहे हैं। सॉल्ट और वाटर बैलेंस को अब हम सॉल्ट और वाटर बैलेंस ना बोल के आगे से हमेशा ऑस्मो रेगुलेशन ही बोलेंगे। हम क्लास 11th में हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स शो नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? कि एक्सटर्नली बॉडी पे सेगमेंटेशन दिखता है लेकिन अंदर से कोई सेगमेंट नहीं है। सिर्फ बाहर से अपीयरेंस दिखता है कि सेगमेंट है, लेकिन अंदर बॉडी खोल के देखोगे तो वो थ्रू एंड थ्रू पूरी बॉडी है, कोई सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। Animals are hermaphrodite. Fertilization is internal. Planaria has high regeneration capacity. Animals hermaphrodite है मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बॉडी के अंदर। और प्लेनेरिया जो फ्रेश वाटर, अपन ने कहां पे पढ़ा था? रिप्रोडक्शन जब पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन के बारे में, तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया पढ़ा था, वही है हमारा प्लैटीहेलमिन्थस का ऑर्गेनिज्म। और ये जो एग्जाम्पल मैंने यहां लिया है टीनिया और फैसिकोला, तो ये जो फैसिकोला होता है ये लिवर फ्लूक होता है जो ह्यूमंस की बॉडी में लिवर में जाकर के रहने लगता है। इसको बोलते हैं लिवर फ्लूक, इंटेस्टाइन में जाके रहने लगता है। तो ये हमारी बॉडी में गया कैसे? हमेशा कंटामिनेटेड वाटर से जाता है। दूसरी चीज, ये जो टीनिया है ये टेपवर्म है, ये भी हमारी बॉडी में कहां से जाती है? कंटामिनेटेड वाटर से जाती है। अभी तक आपने ये जितनी भी चीजें देखी उसका मतलब ये है कि ये जो प्लैटीहेलमिन्थस है ये क्या है? पैरासाइट्स हैं और कहां पाए जाते हैं? पानी में। इसीलिए कभी भी जनरली अगर हम वाटर बॉडीज में जाते हैं तो वहां का, उस जगह का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। उस जगह का वाटर किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहिए, किसी पर्सनल पर्पस के लिए, खुद के यूज के लिए, कि कपड़े धो लिए उसमें। हो सकता है भैया कि ये चिपक चिपक के फैसिकोला और टीनिया कपड़ों में के साथ ही आ जाती, ठीक है। कि मान लो कोई और काम कर लिया, भरा थोड़ा सा पानी पी लिया, ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। उससे बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी हार्म है और हमको भी हार्म है। तो यहां तक हमने जितनी भी बातें कंप्लीट करी, यहां पर हमने बेसिक इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया कि चैप्टर में है क्या क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, किस क्राइटेरिया से पढ़ रहे हैं, और कुछ फाइलम्स आज हमने कंप्लीट किए इस रिवीजन के फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन
आपके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए सारे वीडियोस को चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज अरेंज कर दिया है। कहां पर? 3 जगह मिल सकते हैं, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे और प्ले स्टोर पे अवेलेबल ऐप में। यूट्यूब पे आप देख ही रहे हो। वेबसाइट के लिए क्या करना है? वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com। ऊपर www.magnetbrains.com टाइप करोगे, एक ऐसा विंडो आपके सामने ओपन होगा जहां पर आप क्या सिलेक्ट कर लोगे, आपको जो क्लास पढ़नी है ना, जैसे हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है 6 से 12 तक का, बायोलॉजी का करना है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। वॉच नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक विंडो ओपन होगा इस तरीके का। यहाँ पर दिस कोर्स कवर्स दी फॉलोइंग, क्या क्या पढ़ा है हमने वो लिखा है। फिर वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, तो यहाँ पर पूरे चैप्टर वाइज वीडियोस सीक्वेंस में दिए हुए हैं, उसको प्ले करो तो वो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लग जाएगा। क्लियर? और यही नहीं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात यह है कि वी हैव मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। उनको भी बोलो सब्सक्राइब करो और अपनी बढ़िया तरीके से फ्री एजुकेशन पाओ, क्योंकि सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ाई लाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं, एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू, उम्मीद करती हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने लिए कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, कुछ मिस नहीं होगा। हर चैप्टर, हर टेस्ट, हर रिविजन सब मिलेगा। और इसे शेयर करो सब फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो एक्सेस टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।